बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद आप सबको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। दिसंबर की सुबह हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप बाहर निकली, आपको लगा नहीं कि दिसंबर वापस आ गया? जितनी धुंध थी, जीरो विजिबिलिटी थी, मुझे तो लगा जैसे दिसंबर लौट आया है। और जैसे हम दिसंबर में उदास होते हैं, वैसे मैं सुबह उदास हुआ कि जो 5-7 मिनट का मैंने मार्जिन रखा हुआ था वो ऊपर नीचे हो गया सारा धुंध की वजह से। अच्छा, आप भी दिसंबर में उदास होते हैं? यानी आपने इनडायरेक्टली मान लिया? हाँ, मैंने मान लिया, बस क्या करूँ, दिसंबर में उदास होते। वैसे ये एक खिलाफ मामूल धुंध है लाहौर में। कल लाहौर के एक हिस्से में धुंध थी और आज लाहौर के दूसरे हिस्से में धुंध है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि धुंध ये तयन कैसे करती है कि धुंध ने जो आधा आधा किया है ना लाहौर को, कि आज किस हिस्से में होना और कल किस हिस्से में होना। ये खिलाफ मामूल भी है, खिलाफ मौसम भी है। जो मौसम की हमने मुसलसल हाल अहवाल पूछा है, वहाँ पर भी हमें कहीं इसका कुछ इशारा नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसके बारे में प्रेडिक्शन ना हो और वो हो जाए। और इसमें शायद हमसे एक वजह ये हो सकती है कि लाहौर की फिजाई आलूदगी जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात भी कल भी मैं आपको बता रही थी कि बहुत ज़्यादा बदतरीन सूरत हाल है। दुनिया के आलूदा तरीन जो शहर है उसमें सर फहरिस्त कल लाहौर था। इसी तरह से परसों भी यही रैंकिंग थी और यही रेटिंग थी और यही नंबरिंग थी। तो इसका मतलब है कि शायद कुछ इसका ताल्लुक भी हो सकता है, लेकिन वल्लाहु आलम जो भी है ये है बड़ी एक अनयूजुअल बात। और हम लोगों को यही प्रॉब्लम हुई कि जब मैं तो सुबह उठा, मैं लेट भी इसीलिए हो गया क्योंकि मैंने जो अपना टाइम रखा हुआ था वो वैसे ही था। खैर, आप लोग जब सफर करें तो मोटरवेज पर पहले आपने चेक कर लेना कि मोटरवेज अभी बंद है, तो चेक कर लीजिएगा कि मोटरवे खुल गया नहीं खुल गए, और एहतियात बहुत ज्यादा करें। एक नजर डालेंगे टॉप स्टोरीज पर। तहरीक इंसाफ की सरकारी मुलाजमीन से नाइंसाफी, जिन सड़कों पर खुद धरने दिए वहां किसी और का एहतजाज बर्दाश्त न हुआ। सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज शाहराए दस्तूर गुज़िश्ता रोज मैदान जंग बनी रही। पुलिस और मुजाहिरीन में शदीद झड़पें, शेलिंग, पथराव और गिरफ्तारियां। वज़ीर आज़म ने वजारतों को तनख्वाहों का मसला हल करने का कह दिया। सेनेट इंतखाबात में जोड़ तोड़ का सिलसिला उरूज पर पहुंच चुका। हुक्मरान इत्तेहाद की मतलूबा नशिस्तों पर कामयाबी चैलेंज बन गई। अपोजिशन जमातें भी अपनी अददी पोजीशन बरकरार रखने के लिए कोशां। वज़ीर आज़म कहते हैं, याद रखें, ओपन बैलेटिंग ना हुई तो अपोजिशन वाले रोएंगे। वोटों की खरीदो फरोख्त में सबसे ज्यादा माल फजलुर रहमान ने बनाया। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा हुकूमत के लिए सफेद हाथी बन गया। मुसाफिर और आमदन कम, खर्चा ज्यादा। ट्रेन के 100 रोज मुकम्मल होने पर 14 करोड़ रुपए खसारा रहा। हुकूमत को किराए की मद में 28 करोड़ 80 लाख से जायद की आमदन हुई। बिजली का बिल 30 करोड़ और तनख्वाहों की मद में 12 करोड़ रुपए अदा किए गए। इस्लाम 360 कुरान हकीम सर्च करने वाली दुनिया की पहली एप्लीकेशन इंटरनेट के बगैर भी काम करती है। ऐप इस्लाम 360 में आप कुरान करीम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ऐप से हदीस की 6 मुस्तनद कुतुब बमा उर्दू पढ़ी जा सकती हैं। दुनिया के 177 ममालिक में लाखों अफराद ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी है। और अभी हम बात करेंगे जो कल एक धरना दिया जा रहा था, एहतजाज हो रहा था सरकारी मुलाजमीन की जानिब से, फिर उस पर शेलिंग हुई, बाद में रात गए तक मुज़ाकरात भी होते रहे और सड़कों पर बात ये हो रही थी और वो मुजाहिरीन भी यही कह रहे थे कि यहाँ पर खुद तहरीक इंसाफ धरना देती रही है, एहतजाज करती रही है, तो हमारे साथ ऐसा सलूक किया, हम ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। बातचीत करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब से, वज़ीर ख़ारजा है, हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। फरमाइएगा, ये जो सारी हलचल रही है कल शहर इक़्तिदार में और जो एहतजाज था, जबकि हुकूमत का ये मुतफ़िका फ़ैसला भी है कि तनख्वाहों में इजाफा नागुज़ीर है और किया भी जाएगा, तो फिर मामला क्यों इस दर्जे बढ़ गए कि वहाँ पर एक जिसे कहना चाहिए एहतजाज के ऊपर हमने देखा शेलिंग की नौबत आ गई? धरना उस वक्त दिया जाता है जब आपकी शुरुआत ना हो रही हो। हमें जो सरकारी मुलाजमीन की ज़रूरियात का भी एहसास है, उनकी अहमियत का भी एहसास है और हम ये भी समझते हैं कि उनके बगैर सरकारी मामलात आगे नहीं चल सकते, ये भी मानते हैं।
के कीमतों में इजाफा हुआ है, महंगाई के बोझ तले वो भी हैं, पूरा मुल्क है। हमने इसका रास्ता निकालना है। उसके लिए हुकूमत ने कुछ वज़रा की सरबराही में एक कमेटी तश्कील की है जो उनसे बातचीत कर रही है। हमारी ख्वाहिश है कि गुफ्तो शुनीद से इनके मामलात को तय किया जाए, इनकी सुनवाई हो और इनके जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएं। अब उसके लिए मेरी उनसे गुजारिश होगी कि उनका जो एहतजाज था वो रिकॉर्ड हो गया, अब बैठकर गुफ्तो शुनीद से मामलात को तय करें और फसाद से या इस किस्म के वाक़यात से ना उनकी भलाई है ना कार्य सरकार की बेहतरी है। तो नजरसानी करें, अपना जो नुमाइंदगान हैं उनको नामजद करके जो सरकारी टीम है उससे कुछ शुनीद करके मसला बताए। बिल्कुल ठीक है। शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब की गुफ्तगू से ऐसा लगा कि जैसे अपोजिशन की ईमा पर ये किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ये मुलाजमीन अपोजिशन के तरह से करेंगे तो फिर इनको शायद नुकसान होगा, अपोजिशन इनके साथ सियासी पार्टियां इनके साथ होंगी तो नुकसान होगा। क्या ऐसा तासुर ठीक है कि अपोजिशन की ईमा पर ये एहतजाज ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, सख्त किया जा रहा है? देखिए, मेरी राय में तो उनकी अपनी तकालीफ हैं और उन तकालीफ के अजाले के लिए वो कोशिश कर रही है। ऑपोजिशन क्या करती है? ऑपोजिशन की कोशिश होती है कि वो हर मसले को उठाए और उसमें अपने नंबर बनाए और उसमें मजीद मामलात को सुलझाने के बजाय उलझाए। मेरी राय में उन्हें जो अपनी बात है वो खुद कर सकते हैं। देखिए, या तो अपनी तंजीमें ना हो, उनकी अपनी तंजीमें हैं, उनके अपने मुंतखब नुमाइंदगान हैं और वो बेहतर तरीके से अपने मामलात को पेश भी कर सकते हैं और उस पर गुफ्तगू कर सकते हैं। उन्हें अपोजिशन के किसी सहारे की जरूरत मेरी नज़र में नहीं है। बिल्कुल सही सर, जैसे आपने खुद फरमाया कि एहसास है गवर्नमेंट को भी उन मुश्किलात का कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और तनख्वाहों में इजाफा नागुज़ीर है। तो उनका कहना भी तो यही है कि नोटिफिकेशन हुकूमत जारी कर दे तो अपना एहतजाज जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो हुकूमत अगर मान रही है उनके मुतालिबात को तो फिर नोटिफिकेशन जारी करने में क्यों रद्दोकदा है? और फिर उसके हवाले से ये भी फरमाइएगा सर कि एहतजाज जो है वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी किया था, लेकिन कल जिस तरह से एहतजाज के ऊपर शेलिंग की गई, गिरफ्तारियाँ अमल में आईं, ये क्या आपके ख्याल में मुनासिब था सरकारी मुलाजमीन के एहतजाज के ऊपर इस तरह से रवैया? देखिए, तो पहले अर्ज करती कि वहां तक नौबत नहीं जानी चाहिए थी, वहां तक नौबत नहीं जानी चाहिए थी। अब उसको दोहराने से फायदा नहीं होगा। जो हुआ उसको आप एक तरफ रखिए और मसले के हल की तरफ आगे बढ़िए। मेरी राय में मसला हल होना चाहिए, ठीक है? इसमें कोई दोनों तरफ कोई अना कोई जिद इसमें हायल नहीं आनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि नोटिफिकेशन का आपने जिक्र किया। देखिए, नोटिफिकेशन की करने से पहले पूरी उसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, उसकी जो इम्प्लीकेशंस है वज़ारत ख़ज़ाना को उनको भी देखना है। वसाइल भी तो पैदा करने हैं ना। वसाइल कहाँ से आएंगे? कौमी खजाने से आएंगे। कौमी खजाने में पैसे कहाँ से आते हैं? वो भी अवाम से आते हैं, टैक्स पेयर से आते हैं। बोझ किस पे जाएगा? बिल आखिर बोझ अवाम पर ही जाएगा। अब देखना ये है कि वो कितना पैसा दरकार है, कब दिया जाए। तो ये चीजें हैं जो हल तलब हैं और इन पर गुफ्तगू की जा सकती है। बिल्कुल ठीक है, इन पर गुफ्तगू की जा सकती है और ये मामला हल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। अभी हम जान लेते हैं कि धरने की सूरत हाल क्या है। मरियम मलिक वहाँ पर मौजूद है। जी मरियम, बताइए इस वक्त धरने में क्या सूरत हाल है? मुज़ाकरात तो कामयाब हो गए थे, नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा था, क्या उम्मीद है?
जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के डी चौक को अगर धरना चौक कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस्लामाबाद आजकल धरनों की लपेट में है, हर तरफ एहतजाज ही एहतजाज है। इस वक्त की सूरत हाल से अगर आपको आगाह करती चलूँ तो मेरा कैमरामैन इमरान आपको दिखा सकता है कि मेरे बैकग्राउंड पर सरकारी मुलाजमीन का जमघटा है। बड़ी तादाद में यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन मौजूद हैं। 16 ग्रेड की ये सरकारी मुलाजमीन है जो अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए सरापा एहतजाज हैं। कल भी ये सिलसिला एहतजाज का शुरू हुआ था, जो वक्तन ब वक्तन थोड़े टाइम के बाद जो है शिद्दत इख्तियार कर गया और आन की आन में जो है वो शेलिंग भी हो गई। हर तरफ जो टीयर गैस थी उसके बादल छाए हुए थे और हर तरफ एक चीखों पुकार थी। और इस्लामाबाद को जो मंजर है जिसको कहा जाता है कि खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था, कल उसके बिल्कुल बरक्स है ये सब कुछ और हर तरफ हंगामा आ रही थी। और ये जो मामला था, जो पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो ये एक तकरार चल रही थी, झड़पें चल रही थी, ये वक्फे से रात 3 बजे तक जारी रही। ताहम रात के जो पहर था उसके करीब जाकर इनका जो सरकारी मुलाजिमीन का जो एक वफ्द है वो जाकर मिला था परवेज खटक से और वजीर दाखिला शेख रशीद से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें 20% इजाफे जो है इनकी तनख्वाहों की बात हुई थी, जिस पर ये रजामंद भी हुए थे। लेकिन इनका भी ये मौक़िफ़ है कि जब तक हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन इनके हाथ में थमाया नहीं जाता, ये यहाँ से जाने वाले नहीं है। तक मेरे साथ सरकारी मुलाजमीन रहनुमा मौजूद है, उनसे पूछते हैं इनका क्या लाएमल है और क्या मुज़ाकरात में इनकी बात हुई थी और क्या अगला लाएमल है आपका। जनाब देखें, सबसे पहले तो ये है कि हमारे जितने भी लोग इस वक्त हिरासत में लिए गए, अब देखें मुलाजमीन जो है ये कोई दुश्मन तो नहीं है, या कहें अगर हमने कोई यहाँ पे बल्ब तोड़ा है, किसी का शीशा तोड़ा है, किसी अमलाक को नुकसान पहुँचाया है, हम लोग तो अपने सीधा सीधा हकूक़ के लिए बात कर रहे हैं। और ये हमारे हकूक़ की इजाज़त हमें आईन पाकिस्तान देता है। आईन पाकिस्तान के तहत कोई भी शहरी आज़ाद है और वो अपने हकूक़ के लिए, इसीलिए हमारी यूनियंस को बनाया जाता है, यानी वो रजिस्टर्ड होती हैं। हम अपने हकूक़ की बात कर रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं ना कि अगर वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान नोटिस लें इस चीज़ का, हमारी पार्लियामेंट इसका नोटिस ले, सेनेट नोटिस ले, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो इसका नोटिस लें कि हम मुलाजमीन जो हैं आटा कहाँ पर पहुँच गया है, चीनी कहाँ पर पहुँच गई है, दाल कहाँ पर पहुँच गई है। आप अगर उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं करेंगे फिर आप करप्शन का रोना रोते हैं। हम कहते हैं करप्ट को पकड़ें आप, लेकिन ये जो 1 से 16 तक के मुलाजमीन हैं ये बेचारे एक वक्त का खाना नहीं खा सकते। कितने ऐसे मुलाजमीन हैं जिनको हम जानते हैं, जो हम आपस में कंट्रीब्यूट करके उन लोगों को खर्चा दे रहे हैं, एक वक्त में वो फाका कर रहे हैं घर। बहुत शुक्रिया आपका मरियम, आप हमें अपडेट कर रही थी, आप वहाँ पर मौजूद थी। और यही मसला है कि जब ये मामला गुफ्तो शुनीद से ही होना है, तो जब पहले वो गुफ्तो शुनीद कर रहे थे उस वक्त वादे भी उनसे किए जा रहे थे, तो वो वादे पूरे क्यों नहीं किए गए? इसीलिए वो बैठे हैं कि आज हम नोटिफिकेशन लेके जाएंगे। और वजीर खारजा साहब भी दुरुस्त कह रहे थे कि ये इतना जल्दी नहीं हो सकता, आपको देखना पड़ता है कि आपके पास खजाने में क्या चीजें मौजूद हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। मुल्क की सियासत में कशीदगी की आग मजीद भड़क उठी और एक तरफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, तो दूसरी जानिब सेनेट इंतखाबात में जोड़ तोड़ का सिलसिला उरूज पर पहुंच चुका है। खदशात दोनों जानिब मौजूद हैं। मार्च में मतवक्को सेनेट इलेक्शंस में हुक्मरान इत्तेहाद की मतलूबा नशिस्तों पर कामयाबी जो है वो एक चैलेंज बन गई है, जबकि अपोजिशन जमातें भी अपनी अददी पोजीशन बरकरार रखने के लिए कोशा हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान को पंजाब में सेनेट इंतखाबात में गड़बड़ का कुछ ज़्यादा ही खदशा है। वो कल गुफ्तगू भी इसी हवाले से कर रहे थे। उन्होंने अपने अरकान को यहाँ अलर्ट रहने की हिदायत भी की और वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज़ मीडिया से बातचीत की और कहा कि अपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन के करप्ट निज़ाम को सपोर्ट कर रही हैं और वो चाहते हैं कि सब कुछ सामने आए और लोग जो खिलाफ वोट देना चाहता है वो सामने आके खिलाफ वोट दे। इस हवाले से बातचीत करेंगे मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब जनाब आशिक अहवान साहिबा से। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस आशिक अहवान साहिबा, फरमाइएगा तहरीक इंसाफ की बज़ाहिर सबसे कमज़ोर पोजीशन जो है पंजाब के महाज पर नज़र आती है, आप क्या समझती हैं कि आने वाले सेनेट इंतखाबात जो है इसमें पंजाब में तहरीक इंसाफ को बड़े अपसेट का सामना करना पड़ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब वज़ीर आज़म इमरान खान का घर है और सियासी किला है और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में हम अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर सूबे के अंदर जो मेहनत कर रहे हैं, जो यहाँ के अवाम को रिलीफ़ देने के लिए तगदो कर रहे हैं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की अनथक मेहनत रंग लाएगी और इंशाअल्लाह सेनेट के इंतखाबात में PTI के MNAs MPs और उसके साथ जुड़े
जितने भी हमारे इत्तेहादी MPs हैं वो वोट डालेंगे, हमारे कैंडिडेट्स को मुंतखब कराएंगे। और स्पीकर का जो इलेक्शन था उसमें दूसरी जमातों का हमारे कैंडिडेट को वोट देना इस बात की कासी करता है कि PMLN के लोग ख़ुद इनके मुतासरीन हैं और वो अपनी जमात के उस बयानिए से लाताल्लुक़ हो के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पे इससे पहले ही एतमाद का इजहार कर चुके हैं। तो हमें पंजाब के कोई ख़तरा नहीं होगा, इंशाल्लाह हम वाज़ेह अक्सरियत से अपनी सीटें जीतेंगे। बिल्कुल ठीक है। फिरदौसा शिगवान साहिबा, पंजाब में PTI की हुकूमत की बात कर ली जाए तो वो पहले ही काफ लीग के मरहूने मिन्नत है और हमने स्पीकर परवेज़ इलाही साहब के इंतखाब में देखा था कि उनको नून लीग के बहुत से MPs ने भी वोट दे दिए थे। क्या आप नहीं समझती कि पंजाब में हुकूमत किसी भी वक्त ख़तरे में आ सकती है? काफ लीग का किरदार बहुत अहम है। पंजाब की हुकूमत अपने भरपूर वज़न पे और मजबूती से खड़ी है और सियासी महाज पे डट के जम के वसीम अकरम प्लस जो है वो अपोजिशन की विकटें गिराने में मसरूफ़ अमल है। हर रोज़ अपोजिशन के MPs का वज़ीर आला की क़यादत पे एतमाद इस बात की कासी करता है कि जो पंजाब के अंदर सियासी शऊर रखने वाला सियासी खिलाड़ी है वो वज़ीर आज़म की सोच और विजन को खराज तहसीन पेश करते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत पे एतमाद का इज़हार करता है और वो समझता है कि हकीकी तब्दीली जो है वो PTI के मरहूने मिन्नत है और PTI ही इस मुल्क जो सियासी गंद है उसको साफ़ करने के लिए पुरज़म है। फिरदौसा शिगवान साहब, जो आप फरमा रही हैं वो उन दावों के बिल्कुल बरक्स है जो कि उमूमन पंजाब के हवाले से किए जाते हैं, जहाँ कहा जाता है कि दर्जनों ऐसे लोग हैं जो कि वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं और वज़ीर आला के परफॉर्मेंस से भी बहुत सारे लोग जो MPs ख़ास तौर पर खुश नहीं हैं और इसलिए वो खुलूस नीयत के साथ बुज़दार हुकूमत के साथ काम भी नहीं करने के लिए तैयार हैं। तो आप जो कह रही हैं वो एक रुख है और ये एक दूसरा रुख है। कौन सी सदाकत है, किस दावे में सदाकत है? कैप्टन एक होता है, बाकी सारी उसकी टीम होती है और पंजाब की टीम का कप्तान जो है वो उस्मान बुज़दार है और उस्मान बुज़दार की क़यादत में ही तमाम टीम जो है वो अपनी अपनी पोजीशन पे खड़ी होके अच्छा खेल रही है और आवाम को रिलीफ देने के लिए अपने अपने मैच को जीतने के लिए ठीक है। दोसा शिगवान साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा कि PDM अगले माह इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का प्लान बना चुकी है, ऐलान कर चुकी है। पंजाब हुकूमत की अपोजिशन इत्तेहाद के मार्च से निपटने की क्या हिकमत अमली है? क्या कुछ सोच रखा है? क्या रोका जाएगा, जाने दिया जाएगा? अपोजिशन बाहर में मार्च करके जो सियासी गंदगी और बदबू फैलाना चाहती है, PTI जो है वो इस बहार के मौसम में अपनी परफॉर्मेंस की खुशबू से अपोजिशन के इस अमल को जो बदबूदार अमल है उसको शिकस्त देगी और हमारी परफॉर्मेंस जो है वो माहौल को मुअत्तर करेगी और अपोजिशन का जो मार्च है वो मार्च से पहले ही बोरिया बिस्तर मौलाना साहब अपना लपेटेंगे, क्योंकि नैब के अंदर उनको जो बुलावा आ रहा है, जो हिसाब किताब मांगा जा रहा है, जो जिस तरह से उनको उन असासों में तलब करके मनी ट्रेल मांगी जा रही है, तो मौलाना साहब वहाँ जवाब देने की बजाय वो मुख्तलिफ़ शहरों में जाके हुकूमत को जो ललकार रहे हैं और मीडिया में जवाब दे रहे हैं, जो अदालतों और नैब को जवाब देने की ज़रूरत है। मीडिया की स्क्रीन में जाके जवाब देने से बेहतर है कि मौलाना और PDM की दीगर नैबज़दा क़यादत जो है वो नैब और अदालतों में जाके पेश हो और अपना वहाँ दफा करे, ना कि मीडिया की स्क्रीन पे अपना दिफा करे। बहुत शुक्रिया जनाब। फिरदौसा शिगवान साहिबा, मुआविन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब, हमसे गुफ्तगू कर रही थी और मैंने बड़ा इन्जॉय किया इनकी गुफ्तगू में मार्च और बहार के इस तारे को, इसलिए कि हमें वाकई ये अभी हम भी सुबह बात कर रहे थे तो हम भी भूल रहे थे कि मार्च का मतलब बहार है और बहार का मतलब रंग है, खुशबू है, मौसम की तब्दीली है, टेम्परेचर की तब्दीली है। सो लेट्स होप कि इसके साथ हमारा जो सियासी दर्जा हरारत है वो भी मुतदिल हो जाएगा, कुछ मुतदिल और उसकी गर्मी में भी कमी आएगी। बिल्कुल, सेनेट इलेक्शन के बाद कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मार्च होगा भी कि नहीं होगा। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं।
सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप इस वक्त सुबह सवेरे पाकिस्तान देख रहे हैं और वेरी प्राउडली हम आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं जिस पे हमें बहैसियत पाकिस्तानी भी और बहैसियत मुसलमान भी फ़ख्र है, इसलिए कि बहुत सारी ऐप्स बनाई जाती हैं और इंटरनेट पे सैकड़ों ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो इस्लामी तालीमात के हवाले से रहनुमाई करती हैं। मगर पाकिस्तान के एक बासलाहियत नौजवान जाहिद हुसैन चीपा ने इस्लामी तालीमात के हवाले से एक ऐसी ऐप बनाई है जो अपना एक मुनफरिद मुकाम रखती है। इस ऐप को इस्लाम 360 कहते हैं और आप इसमें कुरान करीम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, कुरान करीम का उर्दू तर्जुमा पढ़ सकते हैं, उर्दू तर्जुमा सुन सकते हैं, हदीस की 6 मुस्तरद किताबें बिमा उर्दू तर्जुमा पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आप सब जो हमें सुन रहे हैं, आपके पास ये ऐप मौजूद होगी। हम सबको ये इतना हेल्प करती है ये। और सबसे ज़्यादा तो जब किबला डायरेक्शन मैंने कहीं पर देखनी होती है ना, फौरी मैं इस्लाम 360 खोलता हूँ, देखता हूँ, मुझे क्लियर पता लग जाता है कि अच्छा ये किबला है और मुझे परेशानी नहीं होती। और कोई भी परेशानी नहीं होती। आप किसी से कोई बात सुनते हैं, आप फौरी जाके सर्च करते हैं क्या ये बात मुस्तनद है या नहीं है। जैसे ही आप वो बात लिखते हैं, वो अहादीस सामने आ जाती हैं, कुरानी आयात सामने आ जाती हैं, जो चाहते हैं आपको मिल जाता है। और ये बड़ा खैर का काम है। ये एक हमारे लिए जो है इंस्पिरेशन तो ये है ही जाहिद, लेकिन जो इन्होंने काम कर दिया है ना हमारे लिए, कितनी आसानी, इतनी आसानी। हम किसी की बात सुन के जब कहते थे यार पता नहीं ये बात दुरुस्त है कि नहीं, जाएं आपको पता लग जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर हमें लगे कि कोई लफ्ज हम सही नहीं पढ़ रहे तो आपको उसके बारे में शक हो, इबाम हो, आप उस लफ्ज का जो है वो तलफ़ुज़ माइक के सामने अपनी आवाज़ में अदा कीजिए। अगर वो लफ्ज़ आपने सही बोला तो वो आप जो आपका वर्ड के ऊपर वो क्लिक है वो रेड हो सब्ज़ हो जाएगा, और अगर आपने गलत अदा किया तो वो रेड हो जाएगा। सो इसको इंटरनेट से एक मरतबा डाउनलोड करने के बाद आप अपना इंटरनेट इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इस इंटरनेट के बगैर भी वो हमें बता रहे थे बंद कर दें और आप ये ऐप इस्तेमाल कर इंटरनेट के बगैर भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया के 170 ममालिक में अब तक लाखों अफराद जो है इस्लाम 360 को डाउनलोड कर चुके हैं और ये पाकिस्तान की नंबर 1 ऐप है और दुनिया की तीसरी बड़ी ऐप है। इस हवाले से बातचीत करेंगे ऐप मेकर जाहिद से। अस्सलाम वालेकुम। हम तो बहुत थ्रिल्ड एंड एक्साइटेड हैं एंड वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू। बहुत शुक्रिया जी आपका। ये माशाल्लाह से कैसे ख्याल आया इस ऐप का और कहाँ से ये सफ़र शुरू हुआ? 2007 से पहले की एक बात है कि मैं एक आयत ढूंढने निकला था जिसका मुझे उर्दू तर्जुमा आता था, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबा मिन दुनिल्लाह। तो वो तर्जुमा मुझे मिलता नहीं था, तो मैंने सोचा कि इस तरह की जो तकलीफ मुझे हो रही है तो और लोगों को भी होती होगी, तो फिर ये एप्लीकेशन बनाई। अब इसमें अगर आप ये काम करना चाहें, मैं डेमो दिखाऊं उस पर आप? बिल्कुल। इसमें अगर आप ये काम करना चाहते हैं कि कुरान मजीद अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ये मैंने सूरह बकरा पे क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पर ये लिखा हुआ ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, मैंने इस पर क्लिक किया और उसको प्ले किया। अब आपसे ये पूछता है कि जी इसकी अरबिक चलाएंगे ट्रांसलेशन, मैंने इसको अरबिक को प्ले करता हूँ तो ये अरबिक आपके साथ इसकी प्ले हो जाएगी। दूसरा काम ये करेगा, ये ऑडियो वहाँ पे चल रही होगी उसका वॉल्यूम अगर हम बढ़ाएंगे तो डिस्प्ले हो जाएगी वहाँ पे वो। अच्छा, इसमें काम ये होता है आपके पास कि अगर आप इसको सुनना चाहते हैं तो ये इस आयत को 1,00,000 मरतबा चलाएगा जब तक आपको याद ना हो जाए। अच्छा, कि अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं जनाब कि मैं तो कोई मौजू तलाश करना चाहता हूँ, ये देखिए आपके पास कि जिसे मैं सर्च करना चाहता हूँ। आज आप मौजू आपका है झूठ के ऊपर, आप कोई टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं। अब झूठ के मुताबिक वो कहता है आप इंग्लिश में ढूंढेंगे लाए लिखकर, उर्दू में लिखेंगे झूठ, रोमन में लिखेंगे जो आप मैसेज करते हैं, हिंदी में लिखेंगे या अरबिक में लिखेंगे, तमिल में लिखेंगे, तेलुगु में लिखेंगे, मराठी में लिखेंगे, नेपाली में लिखेंगे, सारी ज़बानें मौजूद हैं। अच्छा। मैं यहाँ पे देखिए ज़रा रोमन में टाइप करता हूँ और ये कमाल देखिएगा आप, ये मैंने टाइप कर दिया है झूठ, सबसे टॉप पर देखें झूठ लिखा हुआ आ रहा है और मैं बगैर इंटरनेट के सर्च का बटन दबाता हूँ, झूठ के मुतालिक 42 आयात हैं कुरान मजीद में, सब आ गए बगैर इंटरनेट के। और जो ये आप ये ट्रांसलेशन देख रहे हैं ना रोमन उर्दू की, इनके दिलों में रोग है चुनाचे अल्लाह ने इनके रोग में, अकॉर्डिंग टू गूगल आई एम द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह who has completed the translation of Holy Quran in Roman Urdu and made this type of search engine। माशाल्लाह। मैंने कहा कि नहीं मुझे तो इसकी उर्दू पढ़नी है। वो पूछेगा उर्दू किसकी पढ़ेंगे? शिया, सुन्नी, अहले हदीस, देवबंद, तमाम मकातिब फ़िक्र की ट्रांसलेशन है ताकि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन हो सके। तो ये जरा देखिए, मैंने तकी उस्मानी साहब की ट्रांसलेशन पे क्लिक किया, सुनिए ये आपके पास प्ले हो जाएगी। मैंने कहा नहीं जनाब, मैं ये आयत अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप सिर्फ ये मोर के बटन पे क्लिक करें और यहाँ पर आपके पास ये शेयर का ऑप्शन मौजूद है। मैंने कहा मैं इसका डिज़ाइन बना के शेयर करना चाहता हूँ। ये मैंने डिज़ाइन बनाया, कहता है कौन सा बैकग्राउंड लगाएंगे। मैंने कहा ये बैकग्राउंड ट्रांसलेशन के साथ थोड़ा सा इंक्रीज़ कीजिए, कलर दे दीजिए, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, मैसेंजर, जहाँ भेजना हो भेज दें। ये इतना आसान। आपने कहा नहीं मुझे तो इसकी तफसीर पढ़नी थी।
आप यहीं पर इस पे तफसीर पे क्लिक कीजिए, इसमें आपके पास तफसीर इब्न कसीर मौजूद है, तफहीमुल कुरान मौजूद है, तकी उस्मानी साहब की तफसीर मौजूद है, डॉक्टर इरशाद साहब की तफसीर मौजूद है, 8 तफासीर, 11 ट्रांसलेशन, 78,000 अहादीस। इवन आप ये चाहते हैं कि मैं एक एक वर्ड की डिक्शनरी देखना चाहता हूं, ये लिखा हुआ है फी कुलूबिहिम मरदुन, एक एक वर्ड की डिक्शनरी देखना चाहता हूं, क्लिक कीजिए। बगैर नेट के सारे वर्ड अलग अलग हो गए। मैंने कहा मरदुन के मानी बताइए, तीसरे नंबर पे वर्ड है। ये मरदुन की पूरी डिक्शनरी इस वक्त बगैर नेट के आपके सामने मौजूद है। इवन आप एक और अगर काम करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे बोलने पर ये तलाश करें। जरा कमाल देखिएगा, ये देखिएगा, मैंने यहां पर इस पर क्लिक किया और माइक पर बोलूंगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे बोलने पे ढूंढ के ले आया 6 मकामात पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है। इवन यही नहीं, अगर आप इससे बातें करना चाहते हैं तो जरा देखिए किस लेवल पर काम होता है ये। दिल के सुकून के लिए सूरह फातिहा की तिलावत करें, तर्जुमे के साथ या तर्जुमे के बगैर? तर्जुमे के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह फातिहा। ये आपको अब एक और कमाल देखिए कि मैं अगर इसको एक और लेवल पर लेके जाता हूं, जरा देखिएगा 92 पर आया हुआ हूं, हदीस में तलाश कर देंगे। आप कौन सी हदीस की किताब में तलाश करना चाहते हैं? तिरमजी। आप सुनन तिरमजी में क्या तलाश करना चाहते हैं? नमाज। ये मेरे बोलने पर अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो इस वक्त ये 453 अहादीस हैं जो मेरी स्क्रीन पर आपको इस वक्त नजर आ रही हैं, जो अहादीस नमाज के मुतालिक हैं। ये सारी चीजें आपके बोलने पर सारे काम करता है। इवन आप ये चाहते हैं कि मैं इसमें किबला डायरेक्शन देखना चाहता हूं, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे, तो इसमें 27 लाख शहरों का किबला डायरेक्शन मौजूद है। आपने कहा कि नहीं, मैं अपनी तजवीद को बेहतर करना चाहता हूं। तजवीद को बेहतर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जरा देखिए। मैं यहां पर सबसे आखिर की सूरतों में जाता हूं, सूरह इखलास में। अब जरा देखिए यहां पे, मैंने कहा पहले मुझे इसको पढ़ के सुनाओ। जब हम इसको लिसन के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पढ़ के सुना रहा है इस वक्त, क्योंकि वॉल्यूम म्यूट है तो इसलिए आवाज नहीं आ रही। अब मैं इसको गलत पढ़ूंगा, जैसे अभी आप बता रही थी इंट्रो के अंदर, मैं इसको गलत पढ़ूंगा तो ये इसको रेड कर देगा। जरा देखिएगा, लम यलिद वलम यूलद, कह रहा है बिल्कुल गलत पढ़ा है आपने। अब मैं इसको ठीक पढ़ूंगा। अच्छा मैं नहीं, कोई भी पढ़े। अल्लाहु समद, कह रहा है बिल्कुल बिल्कुल ठीक पढ़ा, ग्रीन हो गया। इस तरीके से आप अपनी तजवीद को अपने घर बैठे बेहतर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसके कोई 9.9 मिलियन यूजर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि 233 कंट्रीज में काम करते हैं माशाल्लाह। और पाकिस्तान में तो इस वक्त ये अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 ही है। जो मैं अभी आपको इससे पहले प्रोग्राम से पहले एक बात बता रहा था, जो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे वो बच्चे जो देख रहे हैं, यानी इतनी बड़ी एप्लीकेशन जो आज जाहिद हुसैन छिपा, मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, मैं ठेले पर केले बेचा करता था। कैसे, क्यों? जी मैं, मेरी अम्मी और मेरा भाई जिस स्कूल में जाके शाम को सफाई करते थे, सुबह उसी स्कूल में मैं पढ़ता था। अच्छा। इस IBA के सामने से गुजरते हुए मैं रोने लग जाता था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं IBA क्या, ज़ुरिख यूनिवर्सिटी ने मुझे नंबर 12 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की, उन्होंने मुझे लेक्चर के लिए वहां इनवाइट किया था कि आप यहाँ पर आइए। इमाम काबा से 1-on-1 में 3 मुलाकात कर चुका हूँ। माशाल्लाह। हरम के लिए हम काम कर चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड वाइड लेवल पर हमारी एप्लीकेशन चल चंद सालों में कैसे कर लिया आपने? इतना काम 2007-8 में काम शुरू हो रहा है, आज इतना कुछ कर लिया। कई चीजें ऐसी हैं, हम आपको वैसे फॉलो करते रहते हैं तो हमें कई चीजों का इल्म होगा, लोगों को शायद इल्म नहीं होगा, लेकिन आपने आज इतनी चीजें बताई हैं कि इनका इल्म ही नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही है। वो उस वक्त हालात ऐसे थे घर के कि जी मुझे यकीनन जाना था, काम करना था, तो काम करते थे और मुझे इसमें कोई आर नहीं है। तालीम काबिलियत कहाँ तक? मैंने मास्टर्स किया। मास्टर्स किया। मैंने मास्टर्स किया। और मास्टर्स IT में नहीं है? नहीं, मास्टर्स मेरा IT में ही है। अच्छा। और मैं प्योरली 1998 से प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ। अच्छा। प्रोग्रामिंग मेरा पैशन, जुनून, सब चीजें मेरा प्रोग्रामिंग है। मैं इसके अलावा मैं सीसा सर्टिफाइड हूँ। अच्छा। इसके अलावा मैंने माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, इंटरनेशनल कुछ सर्टिफिकेशंस की हुई हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह। आप हाफिज कुरान भी हैं कि आपका इतना इंटरेस्ट है? नहीं, मैं एक आम आप जैसा आदमी हूँ। जिस तरह आप हैं मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ।
तो मुझ में कोई नाम है, मैंने नाजरा कुरान मजीद पढ़ा हुआ है, लेकिन एक ये शौक था कि मेरी और मेरे अम्मा अब्बा की बख्शिश के लिए अल्लाह ताला कोई मुझसे काम ले ले। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई डेली तकरीबन 4 लाख लोग हमारी एप्लीकेशन को चलाते हैं। तो यानी जो ऑडियो मैंने अभी आपको सुनवा रहा था, ये ऑडियो फाइल्स हर महीने तकरीबन 80 करोड़ फाइलें डाउनलोड होती हैं हमारे सर्वर से। वाह। इस एप्लीकेशन पे ये जो आपने चीजें देखी थी, इंटरनेट से उठाई हुई चीजें नहीं है। 48 लाख रुपए इस एप्लीकेशन पे खर्च किए अल्हम्दुलिल्लाह। अब भी तकरीबन हर महीने पे 15.5 लाख रुपए हम इस पे खर्च करते हैं और फिर इस एप्लीकेशन को चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये ख्याल जो आया था जब आपको, तो आपको अंदाजा था कि ये एक इतना बड़ा काम आप करने जा रहे हैं? यकीन कीजिए कि जिस तरह से मालूमात का खजाना ये पूरा आपने तो एक कूजे में बंद कर दिया दरिया को, कुरान हकीम को समझना आसान कर दिया। तो अंदाजा था कि ये ऐप इतनी मकबूल हो जाएगी, ये इतना लोगों को इससे फायदा होगा? अच्छा नहीं, मैं ये समझता नहीं था कि ये पौधा इतना बड़ा दरख्त बन जाएगा, लेकिन आज जब इसको वर्ल्ड वाइड लेवल पे इतना चलाया जाता है तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतनी बड़ी एप्लीकेशन बन जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, वो सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम साहब का एक खूबसूरत शेर है कि ये कुदरत की कारागरी है जनाब कि जर्रे को चमकाए जूं आफ्ताब। वाह, अच्छा, वेरी गुड। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अच्छा, अब आप हमें ये भी साथ साथ बताएं ना कि आपने इंस्पायर तो किया कि आप गुजरते थे, देखते थे कि यार इस तरीके से मैं क्या कभी यहाँ पर पढ़ पाऊंगा, और आप अब उधर आपको कहा जाता है कि आप पढ़ाएं, यहाँ पर आगे लेक्चर्स दें बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में। लेकिन इस ऐप के मुतालिक आपको जब कोई जानता है, देखता है कि अच्छा ये आप हैं इस्लाम 360 वाले, तो कैसा आप फील करते हैं और उनका वो कितना आपका शुक्रिया अदा करते हैं, जैसे मैं और फरा आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये ऐप बनाई है? सर देखिए, मैं इसमें एक बहुत अच्छी बात कहता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं दामे दरमे सुखने इस मुल्क के इस झंडे को लहराने में कहीं छोटा सा मेरा शेयर शामिल है। अल्लाह ताला ने मुझसे कहीं एक दीन के लिए कुछ ना कुछ काम लिया है। वो नो डाउट एक बड़ा एक प्राउड मोमेंट होता है जब लोग कह रहे होते हैं, या मुझे याद है कि मैं जब आ रहा था लाहौर, तो जब मैं पहुंचा तो मैंने कैब बुलवाई हुई थी सुबह। जब मैं गया तो वो साहब बैठे हुए ड्राइवर जो है वो इस्लाम 360 यूज कर रहे थे। मैंने उसको कहा भाई जानते हो किसने? बोला भाई मैं जानता हूँ, आपने बनाई। एक बड़ी, और 2 मेरे बच्चे मेरे साथ थे, तो वो कहने लगे बाबा हम तो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन को। लेकिन बहरहाल प्राउड मोमेंट पाके मुल्क से ज्यादा अगर ये बात आखिरत में इंशाल्लाह फायदेमंद साबित हो जाए और अल्लाह ताला कहे कि जनाब इस्लाम 360 और उसकी टीम जहां पर भी मौजूद है जनाब उनको ले आइए और इनको हम बख्श देते हैं, तो ये हमारे लिए सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट होगा। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया है कि फ्रस्ट्रेशन का कोई टाइम भी गुजरा, ये जब मुश्किल दौर था, जब आप समझते थे कि आप पढ़ नहीं सकते, वहां पे केले बेचने पे मजबूर थे, तो वो टाइम कैसा गुजरा कि जिसमें से निकल के अल्लाह ताला ने आपको ये राह सुझाई जिससे आपने अपने लिए भी और बहुत सारे लोगों के लिए भी आसानी पैदा की? वो बहुत सारी चीज़ों में यानी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था कि रोने बैठ जाता था कि जनाब मैं इस जगह पर पढ़ नहीं सकता। मैं यानी लिटरेचर का आदमी हूँ, मुझे शुरू से ही पढ़ने का बहुत शौक है, लेकिन मैं नहीं कर सकता था, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। लाजमी बात है, मैंने सुबह 9 to 5 की कोई नौकरी करनी है और उसके बाद यानी मैंने यूनिवर्सिटी का खर्चा अपनी ट्यूशन पढ़ा के पूरा किया। मेरे दोस्त जब मुझे कहते थे कि आज हम पिज़्ज़ा खाने के लिए जाएंगे, तो मैं उनको मना कर देता था कि नहीं यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि यूनिवर्सिटी का खर्चा मैं ट्यूशन पढ़ा के पूरा करता हूं। अब अगर मैं तुम्हें आज तुम्हारे साथ खाऊंगा, कल तुम्हें खिलाना भी पड़ेगा, मैं कर नहीं सकता। तो वो बहुत फ्रस्ट्रेशन होती थी, लेकिन मुझे ये जरूर उम्मीद थी कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन जाहिद बहुत आगे जाएगा, और अभी भी मेरी मंजिल नहीं आई है। अच्छा। मुझे ये मालूम है कि इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ एक बहुत बड़े स्टेज के ऊपर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करूंगा। अच्छा, और इससे एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन। अच्छा। हम इसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आ रहे हैं। अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगा कि मैं मिसाल के तौर पे अपने घर पहुंचा और मैंने कहा इस्लाम 360, आज हुआ ये कि मैं घर पहुंचा तो मेरी बेगम किचन में खाना बना रही थी, ये मैं बातें कर रहा हूं उससे, किचन में खाना बना रही थी। मैंने अजराए मजाक उनको कहा मेरी माँ खाना ले आओ, तो मेरा निकाह तो नहीं टूट गया। हाँ। ये मुझे बताएगा कि इसको अरबी में ज़िहार कहते हैं, कुरान मजीद में इसका जिक्र सूरह मुजादिला और दूसरी सूरत में मौजूद है। अब आप फतवा तो आलिम से ले लीजिए, लेकिन यही हदीस और यही कुरान की आयत है। दूसरा हम काम कर रहे हैं कि कुरान मजीद का 204 जबानों के ऊपर सर्च इंजन बना रहे हैं, जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह 19 जबानों पर हम काम मुकम्मल कर चुके हैं। तीसरी चीज हम ये कर रहे हैं कि इसके अंदर आपके पास आपके मूड को डिटेक्ट करेगा। अच्छा। मोबाइल आपको मूड के डिटेक्ट करके अनलॉक हो जाता है।
हम ये डिटेक्ट करेंगे कि आज आप सुबह उठे तो आज आप खुश उठें या परेशान उठें। अगर परेशान उठे तो हम आपको 3 सब्र की आयत भेज देंगे, खुश उठे तो 3 शुक्र की आयत भेज देंगे। हम खुद ही डिटेक्ट कर लेंगे और 72% ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। माशाअल्लाह, तो आप तो ज़हनी उलझने, नफ्सियाती उलझने, वो तमाम चीजें जिसके अल्लाह ताला ने कहा है कि कुरान पाक में शिफा है, तो आप तो उस शिफा को एक्चुअली लोगों के लिए फिर उस तरह से लेकर पौधा लगाया आपने। आप अकेले थे या उस वक्त भी कोई टीम थी? और आज जब ये तनावर दरख्त बन चुका है पौधा, कितनी बड़ी टीम है, कितने मुल्कों में ये टीम है, जुबानें जब आपने हमें बताएं कि जी कि फलां जुबान भी है, फलां जुबान भी है, कितना मुश्किल होता है इसको मैनेज करना, और फिर मुस्तनद होने के लिए कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी कि लोग एतराज ना करें इसके ऊपर। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इसमें यह है कि अब जब मैं शुरू किया था तब तो मैं अकेला ही था, अब माशाल्लाह 19 लोग हैं हमारे, जिसमें जर्मनी में भी हैं, हमारे पास फ्रांस में भी हैं, हमारे पास अमेरिका में भी हैं, पाकिस्तान में भी एक टीम है, कराची में बैठती है। ये इसके अंदर सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं उलमाए कराम के, ये उलमाए कराम के सर्टिफिकेट्स हैं, दारुल उलूम के हैं, मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के हैं। ये सर्टिफिकेट्स के अंदर इस्लाम 360 के अंदर मौजूद हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। इतनी ऑथेंटिसिटी कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा, चाहे वो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हों, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हों, तारिक जमील साहब हों, तमाम लोगों से मैं मुलाकात कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम लोगों ने इसको बहुत अप्रिशिएट किया। इमाम काबा तो इतनी दुआएं देते थे और वो कहते थे कि मुझे इस बात पर बहुत खुशी है कि पाकिस्तान से एक ठंडी हवा का झोंका हमारे पास आया, और ये बड़ी कामयाबी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। मतलब कि माशाल्लाह मुस्तनद है। और कभी जब आप शुरू में थे, अभी भी आप क्या देखते हैं, कभी गलती आ जाती है? क्योंकि एक टेक्नोलॉजी है, हम टेक्नोलॉजी से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद कहीं पर टेक्नोलॉजी गलती कर सकती है, तो फिर किस तरीके से चेक रखा जाता है? आपकी टीम बैठी होती है, चेक कर रही होती है, आपसे कोई चीज़ हम पूछना चाहते हैं, आपको कोई चीज़ तजवीज़ करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, उसमें होता काम ये है कि हमने बिल्कुल यहाँ पर हमारे पूरी एक हेल्पलाइन मौजूद है, इसके अंदर हमारी पूरी टीम बैठी होती है, उलमा का पैनल होता है जिनसे हम गाय बगाए मशवरे करते रहते हैं। दूसरा काम ये होता है कि अगर कोई टाइपिंग की मिस्टेक आ सकती है, इंसान है, तो अगर कोई आ जाती है तो लोग हमें इंटीमेट करते हैं। हमारी सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इंडिया है जहां पे हमारी एप्लीकेशन यूज होती है, यानी अगर हमारी एप्लीकेशन के कोई तकरीबन 52% यूजर पाकिस्तान के अंदर हैं, तो उसके तकरीबन कोई 38% यूजर इंडिया में। इतनी बड़ी हमारे पास, तो लोग हमें ईमेल्स भी करते हैं, तो वो ईमेल्स करके या फोन कॉल कर देते हैं, मैसेजेस कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो उन तमाम चीजों को उसके साथ साथ ही रेक्टिफाई कर दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, मैं एक चीज और, वैसे मुझे इतना मजा आ रहा है फरा को भी, जिस तरह से हम एक दूसरे को भी देखते हैं कि जब वो कट होते हैं कि यार ये क्या चीज हो रही है। उम्रा और हज के लिए मैंने उम्रे पे जाना था, तो तब मेरे साथ ये चीज शेयर हुई कि आप वो ऐप देखें, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा, जो सवालात हैं आपके अजहान के अंदर लोगों के, जितना आप ग्रुप जा रहा है, तो आप इसको फॉलो करते रहे, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। उम्रे और हज के लिए कितनी एप्लीकेबल है ये ऐप? ये मैंने इमाम काबा को जब दिखाया था, ये हज का सेक्शन, ये उर्दू में और इंग्लिश में तमाम चीजें मौजूद हैं। यहाँ पर आपके पास ये हज का सेक्शन मौजूद है। ये हज टोटल 27 मिनट का हज है, 16 मिनट का उम्रा है। आप ये तमाम चीज़ें वीडियो के साथ आप इसको देख सकते हैं, वीडियो सारे क्लिप चलेंगे, चीज़ें बताएगा आपको ये। इवन आपके पास कमाल ये है कि जब मैंने इमाम काबा को, ये देखिएगा जमरात को कंकरियाँ मारना, अभी जमरात को कंकरियाँ मारने के लिए अगर मैं यहाँ पर इसको प्ले करता हूँ तो ये ज़रा देखिएगा, ये जमरात को कंकरियाँ मारते हुए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इमाम काबा परेशान थे, मुझे कहने लगे यार ये आपने अकेले कैसे जाने दे दिया उन्होंने आपको? तो मैंने बताया जनाब कि ये सारा 3D और क्रोमा के साथ काम किया हुआ है, तो बहुत खुश हुए थे कि आपने इतना अच्छा काम कर लिया। अच्छा, ये बड़ा इनोवेटिव भी है। अब ये सोचना, ये सब कुछ प्लान करना, ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करना, इसमें भी कभी फ्रस्ट्रेशन हुई है कि जो आप सोच रहे हो, जो आप चाह रहे हो, वो ना हो सका हो, ना हो सक रहा हो, या इसमें खुद ही से आसानी हो जाती है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। जब मैं उर्दू पे काम कर रहा था, देखिए जब हमने उर्दू पे काम करना शुरू किया तो उर्दू पे 2 ही दुनिया के सॉफ्टवेयर आते थे, पारस निगार और इनपेज, और वो भी यूनिकोड कन्वर्टेड नहीं थे। तो फिर उस पर काम करना बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी, यार इतनी मेहनत पे यहाँ तक पहुँच गए। मुझे याद है हमारे एक टेक्निकल गुरु थे, मैं उनके पास गया और मैंने जाकर उनसे कहा कि सर मैं इसी जगह तक पहुँच गया हूँ, अब मुझे बताइए कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। उनका एक बड़ा कमाल का जुमला था, उन्होंने कहा जाहिद मैं इस बात पर परेशान हूँ, तू यहाँ पर पहुँचा कैसे है और तूने कर कैसे लिया ये सारी चीज़ें। इवन हमने एक और बहुत बड़ा काम किया है, वो बड़ा काम ये है कि हमने 2 गेम्स बनाए हैं बच्चों के लिए कुरान मजीद से रिलेटेड। अच्छा। जी, आप पहला चैनल है जिस पर मैं ये बात डिस्क्लोज कर रहा हूँ। अच्छा। ये एक्सक्लूसिवली आपके पास आ रही है। ये कॉल 360 का गेम है जिसमें हम स्क्रेबल सिखाते हैं कुरान मजीद का बच्चों को। ये जरा देखिए कि अब ये डिफरेंट लेवल्स हैं इसके। ये लेवल्स में यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ये लेवल आपके पास आ जाएगा। मैं जरा स्क्रीन इसको टिल्ट कर लूँ ताकि आपको सही नजर आ जाए। यहाँ पर आपके पास क्या काम है, स्क्रेबल के अंदर ये काम होगा कि
मैं ये स्क्रेबल की स्क्रीन खोल देता हूं उसकी, ताकि ये तो कॉल के अंदर क्या होगा आपके पास, आपको डिफरेंट वर्ड्स हम सिखाएंगे। उस वर्ड्स के अंदर हम आपको क्या बताएंगे कि जनाब ये वर्ड जो आपके सामने आ जाएगा, उस वर्ड में ये होगा कि डिफरेंट अल्फाबेट्स ऊपर बिखरे हुए हैं, ठीक है, जैसे क्रॉसवर्ड का गेम होता है इंग्लिश के अंदर। नीचे अरबिक का वो वर्ड होगा और वो अरबिक के वर्ड के बाद क्या काम करेगा कि आपने मिसाल के तौर पे वहां लिखा हुआ है अनजलना, अनजलना आपने यूं करके ड्रैग करके बता दिया कि जनाब अल्फाबेट यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, ये पॉइंट्स क्रिएट करेगा आपके लिए। पॉइंट्स के बाद ये गूगल के लीडर बोर्ड पर ऐड हो जाएंगे, वो कनेक्ट हो गया। आप अगर उस पे मैं दिखा देता हूँ, ये जरा देखिए कि लेवल 1 में यहाँ रहता हूँ। अब जरा देखिए अनहुम, मेरे पास ये वर्ड मौजूद है और मैं अभी ढूंढ रहा हूँ कि ये अनहुम का वर्ड यहाँ पर कहाँ पर मौजूद है। ये देखिए मुझे मिल गया, ये मैंने कहा जी अनहुम। ये मुझे मानी बता रहा है, अनहुम के मानी है इनसे, इंग्लिश में मानी बता रहा है, हिंदी में बता रहा है। ये मैंने नेक्स्ट किया, अगला वर्ड है वजाना। अब वजाना का वर्ड मैंने यहाँ पर तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि वजाना का वर्ड आपको भी कहीं नजर आए तो जरूर बताइएगा। मैं वजाना का वर्ड ढूंढ लेता हूँ, ये मुझे मिल गया, ये रहा, मुझे बता रहा है इसके कोई वजन। अच्छा, ये वर्ड हम आपको याद ही नहीं करवा रहे, आगे हम आपसे उसको पूछेंगे भी। अच्छा, और इसमें ऊपर टाइमर चल रहा है। आप जब इस टाइमर पे क्लिक करते हैं तो वो आपसे कहता है कि पिछले वर्ड मैंने याद करा तो उसके मानी बता दो, मैं रिवॉर्ड दूंगा, टाइमर बढ़ा दूंगा। फिर इसको आप किसी को चैलेंज कर सकते हैं। इवन दूसरा गेम, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि टाइम की कमी है, एक और गेम है हाफिज 360। ठीक है, ठीक है। देखिए, कभी मेरा और आपका भी दिल चाहता है कि मैं सूरह यासीन याद करूं, सूरह रहमान याद करूं, तो यहां पर हमने ये सारे ऑप्शन रखे कि आप इसको याद कर सकते हैं। ये चलेगा यहां पर आपके सामने प्ले करेगा। ये प्ले करने के साथ साथ क्या होगा, हम आपको सुना सुना कर गालिब का मैं अगर एक शेर आपको कहूं, भरम खुल जाए जालिम तेरी कामत की दराजी का, अगर इस तुर्राए पुर पेचो खम का पेचो खम निकले। अब मैं अगर ये कहूं कि ये जनाब याद पढ़ के तो याद नहीं होगा, लेकिन सुनकर याद हो जाएगा। इसकी सबसे अच्छी मिसाल अजान, हमने हमेशा सुन के याद किए, पढ़ के कभी भी याद नहीं की। हम आपको सुना सुना कर ये कुरान मजीद याद करवाएंगे और नीचे वर्ड भी सिलेक्ट करवा के स्कोरिंग गेम, एक गेम के तर्ज पर बच्चों को खेल ही खेल में सवाब। और हम कहते हैं छोटा भीम नहीं देखो, लेकिन उसको अल्टरनेट नहीं देते। ये ऑल्ट मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दोनों तीनों चीजें प्ले स्टोर पर, माशाल्लाह, ऐप स्टोर पर फ्री अवेलेबल। जाहिद हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप इतना बड़ा काम आपने किया, हम लोगों की जिंदगी आसान की, और हम जितना आपका शुक्रिया अदा करें वो बहुत कम है। और वाकई इतनी आसानी आपके मोबाइल में है, अगर आप लोगों के पास ये ऐप नहीं है तो डाउनलोड करें, यकीन करें आपकी जिंदगी बदल जाएगी, मैं तो यही कहूँगा। बिल्कुल, और जो है ना कि गौर और फिक्र करो, किसी चीज़ के बारे में तदब्बर करो। सो हमें यहाँ पर उन्होंने बहुत आसान कर दिया कुरान पाक को समझना और उसको, उसके मफाहिम को समझना, उसके मुख्तलिफ मज़ामीन को समझना। सो उसके बारे में अब वक्त निकालना चाहे तो आपको खुद करना है। और हम बच्चों को जब मोबाइल्स देते हैं तो अब ये वाली गेम्स दें, ताकि बच्चे जो हैं आपके बहुत कुछ सीख रहे हो। 2 गेम्स हैं, आप ये कर सकते हैं और इतना कुछ है इसके अंदर। एक दफ़ा ऐप डाउनलोड करें। आज मैं मजीद इस ऐप को देखता हूँ, जो चीज़ें मुझे बताई गई हैं। सो हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब, आप यहाँ तशरीफ लाए, वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू। सो एक ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और अब फिर हम बात करेंगे, अक्सर हम बात करते हैं और बिजली को लेके तो जरूर हम बात करते हैं। बिजली गिरती रहती है और हुकूमत ने हम को महंगाई का एक और झटका लगा दिया, बिजली गिरा दिया। हाँ, 1 रुपये 53 पैसा। हम कह रहे हैं ना कि आपको भी पता है कि 1 रुपये जो है 53 पैसे फी यूनिट के इजाफे की मंजूरी, जो कि आज अखबारों की जीनत है, कल कोई हमारे बिल्स की जीनत होगा और फिर हम सब जो है जलते कुड़ते हुए पैसे अदा करने में मजबूर होंगे। तो जारी जो नोटिफिकेशन है उसमें कहा गया है कि फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तलाक सिर्फ फरवरी के बिल्स पर होगा। इससे कबल जो पिछले हफ्ते की बात करें तो नेपरा ने बिजली महंगी करने की वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया था। वैसे ये 1 रुपये 95 पैसे जो है फी यूनिट बिजली की जो बात की जा रही है कि तमाम सार्फिन के लिए, हमजा ये मंजूरी के लिए इन्होंने दरख्वास्त की थी, जिससे बिजली का यूनिट जो है 14 रुपये 85 पैसे हो जाएगा। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये, हमें मालूम है कि IMF की तरफ से ये कंपल्शन है कि बिजली की कीमतों में इजाफा किया जाए, कि कहाँ तक गर्मियाँ आने तक जब फुल हमें चाहिए होगा, जरूरत होगी, हाँ, AC से बिजली चाहिए होगी, तो कहाँ पे होगा यूनिट, कोई पता नहीं है कहाँ पर होगा। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रही बिलों का क्या करना है, आग लगानी है या फिर आग नहीं लगानी है, क्योंकि उस वक्त आपको याद ही है कि क्या यूनिट था और अब क्या यूनिट है। सवाल ये है कि पाकिस्तान तेल से महंगी बिजली ही क्यों पैदा करता है। दुनिया भर में बढ़ती हुई माहौलियाती तब्दीलियों और ग्लोबल वार्मिंग की बदौलत
हवा, पानी और सूरज की रोशनी को मुतबादिल तवानाई के ज़राए के तौर पर अपनाया जा रहा है। क्यों? ये सिर्फ क्योंकि ये माहौल दोस्त भी हैं और कुदरत की तरफ से मुफ्त हैं, हर वक्त और हर जगह दस्तयाब है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इतना पीछे क्यों रह रहे हैं और अभी भी हम मसाइल का शिकार क्यों हैं? तो इस हवाले से बातचीत करते हैं, ये सारे क्यों जो कि हमजा जिन पे इतने दे रहे हैं, खुर्रम लालानी साहब से पूछ लेते हैं जो कि एनर्जी एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम लालानी साहब, आपने देखा यकीनी तौर पे आपको भी तशवीश होगी, लेकिन एक गरीब आदमी जो है वो तो महंगाई की चक्की में पिस गया है। रोज़ बिजली की कीमत जो है उसमें इजाफा हो जाता है। तेल से महंगी बिजली बनाना क्या हमारी मजबूरी है? जो माफिया है जैसे IPPs का माफिया या फिर और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, क्या इसकी वजह से हम मजबूर हैं या इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास? जी वालेकुम सलाम। आई थिंक आप लोगों ने बड़ा पर्टिनेंट मौजू जो है वो पिक किया है। सो जनरली आई थिंक ताली दोनों हाथों से बचती है। हमें जो है वो हम किसी एक पार्टी को ज़िम्मेदार जो है वो डेफिनेटली नहीं करार दे सकते हैं। इसके अंदर जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो डेफिनेटली हमारी तरफ से जो गवर्नमेंट की तरफ से है, सिर्फ यही नहीं, जितनी भी पुरानी गवर्नमेंट्स रही हैं उन सब की तरफ से एक लैक ऑफ प्लानिंग और एक लैक ऑफ होराइजन जो है वो नज़र आता है। सो जहाँ पे पूरी दुनिया जो है वो ट्रांजिशन आउट कर गई है, जिस तरीके से आप लोगों ने भी कहा, सोलर पे, विंड पे, माहौलियाती जो दोस्त किस्म के जो फ्यूल्स हैं उन पे, जिसकी बिजली की कीमत भी जो है वो इवेंचुअली कम पड़ती है कंज्यूमर्स को। हमारे यहाँ पर इस तरीके से नहीं हुआ क्योंकि हमने वो डिसीजंस नहीं लिए कि हम उन चीज़ों को इस्तेमाल करके जो है वो बिजली बनाएं। तो हमने 2013 से लेके 14-15 के अंदर जितनी भी अपनी नई कैपेसिटी एक्सपेंशन की है वो हमने फॉसिल और थर्मल जनरेशन के ऊपर की, और उसका जो है वो हमने जिस किस्म के हमने एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किए। सो एसेंशियली आज हमने तकरीबन कोई 20 से 25 साल के एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, जिसके अंदर अब हम एक डेट ट्रैप आप कह लें, एक कैपेसिटी ट्रैप आप कह लें, लेकिन उससे बाहर निकलना जो है वो बहुत मुश्किल से मुश्किल होता नज़र आता है। बिल्कुल ठीक है। हमने अभी माजी में, हम गुज़श्ता साल की बात कर लें, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, कुछ मुआहदे किए थे IPPs के साथ, हम बहुत खुश थे, खुशखबरी थी कि अब बिजली महंगी नहीं होगी, बिजली जो है ना चले सस्ती ना हो लेकिन इसी कीमत पर मिलती रहेगी। तो क्या बना उन मुआहदों का? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा आवाम को? नहीं, आई थिंक ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, बट वो जो मुआहदे हैं उनको अभी जो है वो आई थिंक आप ये समझें कि वो एग्रीमेंट्स जो हैं वो अभी म्यूचुअली डिसाइड हुए हैं। ऑब्वियसली अभी उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होना बाकी हैं, और जो अब तक की चीज़ें हो गई हैं वो तो रेट्रोस्पेक्टिवली वो चीज़ें वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगी। आने वाले सालों के अंदर वो आपको डेफिनेटली सेविंग्स देंगी। बट अगर अवाम ये समझती है कि वो सेविंग्स का क्वांटम जो है वो कोई उतना ज़्यादा होगा कि शायद हमारी बिजली के टैरिफ्स जो हैं वो कम हो जाएं, तो ये थोड़ी सी डेफिनेटली एक इम्प्रूवमेंट आएगी और एक असर जो है वो ज़रूर पड़ेगा। वो एक सिग्निफिकेंट असर भी हो सकता है, लेकिन जो हमारी इनएफिशिएंसीज हैं, जो हमारे लॉसेस हैं, जो हमारे सिस्टम के अंदर खामियां हैं, कोताहियां हैं, वो उतनी ज़्यादा हैं कि शायद आवाम को उसका रिलीफ जो है वो उतना ना मिल सके। बिल्कुल सही। लालनी साहब ये भी फरमाइएगा, गर्दिशी, अगर जैसे आपने खुद का डेट ट्रैप की आपने बात की, गर्दिशी कर्जा जो है 2300 अरब से ज़्यादा तजावुज़ कर गया, तो हमें अपना रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, इतना सूरज, जितना हमारे यहाँ टेम्परेचर 50 तक जाता है, इतना सूरज खुल के चमकता है, हवा जो है वो हमारी साहिली पट्टी पे बेहद है। फिर समर मुबारकमंद साहब कोई कोयले से भी, कोई कोल से भी बनाने चले थे बिजली, तो ये तमाम प्रोजेक्ट्स में क्या हम नाकाम हो चुके हैं? हमने ट्राई ही नहीं किया, इसमें हमने इसको वर्कआउट ही नहीं किया, इन ऑप्शंस को, इस बारे में भी फरमाइएगा। नहीं, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ। मेरा पिछले दिनों जो है वो फाटा जाना हुआ था एक असाइनमेंट के लिए, और वहाँ पे हमने 2 किस्म की चीज़ें देखी। सो एक तो वो था कि जहाँ पे जो ग्रिड सप्लाई करती है, और ये तो हम जो हैं वो जो मेजर अर्बन सिटीज़ के जो रहने वाले हैं वो जो हैं वो बिजली की कीमतों से जो हैं वो परेशान हैं। बट आप इमेजिन करें कि वहाँ पे जो पाकिस्तान का जो वो इलाका है, वहाँ पे बिजली तकरीबन कोई सिर्फ 2 या 3 घंटे आती है। सो 2 या 3 घंटे का मतलब ये है कि वहाँ पे जो है वो ना एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स काम कर रहे हैं, ना हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। उसके अंदर एक ऑब्वियसली डेवलपमेंट के जो है वो अपने चैलेंजेस हैं। लेकिन हमने दूसरी तरफ जो देखा, और जो बहुत ही खुशाइन बात थी, जिसकी तरफ आप लोग भी जो है वो इशारा कर रहे हैं, जिसकी तरफ गवर्नमेंट को डेफिनेटली सोचना चाहिए कि हर बंदे ने, हर फैमिली ने, हर घर ने सोलर एनर्जी को जो है वो अपनाया हुआ है। सो वो वाहिद इलाका एटलीस्ट मुझे नज़र आया पाकिस्तान के अंदर जो 100% जो है वो सोलराइज्ड है। और आई थिंक अगर आप कभी इसके ऊपर कोई स्टोरी करना चाहें तो डेफिनेटली कीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे हर
घर के अंदर, हर जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, प्राइवेट हो पब्लिक हो, वहाँ पे तमाम लोगों ने जो है वो सोलर एनर्जी को अपनाया हुआ है। तो इस तरीके से ये बात भी कहना कि पाकिस्तान सोलर एनर्जी के लिए तैयार नहीं है, ये बात भी गलत है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत इस टेक्नोलॉजी को जो है वो एक्सेप्ट किया। बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकल विल की ये बात है। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम लालानी। आप सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करें एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसके के हमजा ने भी जाके कवर किया था जब इसका पहला दिन था, और हमने बड़े एक्साइटेड थे हम सब इस बारे में। ऑरेंज लाइन ट्रेन जो लाहौर के लोगों की, जिसे कहना चाहिए ना, एक बड़ी ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द बहाल हो और जल्द अज जल्द इस पर रवा हो ट्रैफिक, वो शुरू हो गया। लेकिन हुकूमत के लिए सफ़ेद हाथी बन गया। ट्रेन अपने इब्तदाई 100 रोज़ मुकम्मल करने के बाद 14 करोड़ रुपए खसारे में है। गुज़िश्ता 100 रोज़ की अगर बात करें तो ऑरेंज लाइन ट्रेन पर 72 लाख अफराद ने सफ़र किया, जिनसे किराए की मद में 28 करोड़ 80 लाख से ज़ायद की आमदन हुई, जबकि बिजली का बिल 30 करोड़ और तनख्वाहों की मद में भी तकरीबन 12 करोड़ रुपए जो हैं वो अदा किए गए हैं। और ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट में 11 फीडर रूट्स पर 180 बसें चलाना शामिल था, लेकिन महकमा ट्रांसपोर्ट जो है इन रूट्स पर बसें नहीं चला सका है। जब लाहौर मेट्रो बस बनी थी उस वक्त भी बसें चलाई गई थी कि जो लोगों को कनेक्ट करती थी। वैसे जो मेट्रो बसें थी वो कभी मुझे खाली नहीं मिली थी। मैं उधर सफ़र करता था, उस वक्त स्टूडेंट भी था और मैं सफ़र किया करता था, तो वो मुझे खाली नहीं मिलती। लेकिन ऑरेंज लाइन ट्रेन का आपने जिक्र किया, जब मैंने पहले दिन भी वहाँ पर सफ़र किया, मैंने फ़रा को आके बताया था कि तकरीबन आधी ट्रेन जो थी, मुख्तलिफ ट्रेन में हमने सफ़र किया, वो खाली थी। वजह वही है ना कि जब आपके जो रूट्स हैं उनके ऊपर बसेस नहीं है और कनेक्टिविटी पूरी तरह नहीं है, तो हो सकता है ये भी। अच्छा, मुल्तान रोड पे वैसे आप सफ़र करें ना तो आपको इतना रश मिलता है, इतना रश मिलता है, लेकिन ऑरेंज ट्रेन पे आपको रश नहीं मिलता। उस दिन भी 50 से 60% लोग ऐसे थे जो पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। तो ये मसला तो है, खसारे में जाने का हमें उसी दिन लग रहा था कि ये तो मामला खसारे। हालांकि प्रोजेक्ट जो है वो बहुत अच्छा है, फिजिबिलिटी जो है वो इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन अब इस हवाले से क्या मसाइल आ रहे हैं ये बातचीत करेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा से। आपके मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा शुक्रिया वक्त देने के लिए एंड गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा, ऑरेंज लाइन ट्रेन ने अपने 100 रोज़ तो मुकम्मल कर लिए हैं, खसारे में क्यों है? और अभी सफ़ेद हाथी को पालना, अब ये तय है कि इसे ऐसे ही पालना पड़ेगा और इसको भी सब्सिडीज़ देनी पड़ेगी। मुसाफिरों की तादाद में इजाफे के लिए क्या इकदाम किए जा सकते हैं? जैसे हम बात कर रहे हैं कि फीडर रूट्स जो हैं अगर उनको एक्टिव कर दिया जाए तो शायद ये मसला हल हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। आपने बड़ी खूबसूरत बात की अपने इब्तदाइया में और बिल्कुल आपके फिगर्स ठीक थे कि ये क्या कौम की खिदमत थी। ये कि आप से मैं इस लिहाज से फरा डिसएग्री करूंगी कि इसकी फिजिबिलिटी ही ठीक नहीं थी। फिजिबिलिटी क्या अच्छी हो जो प्रैक्टिकल ना हो। और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई तो क्या आवाम की जो कंसर्न थे या कि जो ज़रूरियात थी, अच्छी फिजिबिलिटी वो होती है जो प्रायोरिटाइज हो, जिसको प्रायोरिटी लगा के बनाया गया हो। सबसे बड़ा दुख ये है कि हमने हमेशा जब कहा कि ये सफेद हाथी है तो आज ये साबित हुआ वजह। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, शौक से करें, लेकिन आई वांट टू टेल यू ये जो पीएम में है, ये जो पंजाब मैस ट्रांजिट जो अथॉरिटी है, ये बिल्कुल इसकी इंतजामिया इसके वही लोग हैं जिन्होंने ये इसका सारा प्रोजेक्ट बनाया था। उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं करी कि ताकि इतना ज्यादा आवाम का पैसा लग चुका हुआ है तो इसमें हम चेंजेस करके तो कहीं जिन लोगों ने इसको कंटिन्यू किया है वही इसको चलाएं ताकि इसको हम किसी ना किसी हद तक इसके लॉसेस को कम कर सकें। लेकिन इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ता है कि अगर अब इसकी जरा आपने फिगर सुनने हैं जो इन्होंने जो चीजें तय की थी जिसमें हमने कोई इन्फ्लुएंस नहीं किया, उसमें कोई रद्दोबदल नहीं किया। इन्होंने हमें जो रेकमेंड किया था हमारे सीएम साहब को और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, इस अथॉरिटी ने वो जरा सुने कि इनकी जो फिजिबिलिटी थी वो ये थी कि 2,60,000 पैसेंजर पर मंथ ट्रैवल करेंगे और अगर इतने ट्रैवल करते हैं तो फरा एंड हमजा तो लॉसेस बनते हैं, खसारा बनता है 12 अरब। और अब आपको मैं बताऊं जो इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 50 से 60,000 सवारियां, उनमें आधी से ज्यादा पिकनिक वाली हैं। और उसके बाद जब 2.5 लाख का फिगर था या 260 का था तो 12 अरब खसारा था। तो अब आप खसारों का अंदाजा लगा लें कि हमें क्या सहना पड़ेगा पंजाब गवर्नमेंट को। फिर दूसरा मेट्रो का जो खसारा है वो तकरीबन 2.5 अरब के करीब है। स्पीडो का खसारा 2 अरब के करीब है। कुल मिला के इनका खसारा 18 से 20 अरब रुपए बनता है। अगर इनकी जो फिजिबिलिटी है उसके मुताबिक चले
जो कि नहीं हुआ। अब ये क्या कह रहे हैं कि 250 बसें और हम ऐड करें, जो बाकी तमाम जगहों के रिक्शे, छोटी सवारियां, सब कुछ खत्म करे गवर्नमेंट। आप मुझे अंदाजा लगाएं, बताएं कि क्या ये पॉसिबल है? फिर हम वो सब रिक्शे खत्म करें, लोगों का रोजगार छीने, फिर हम मजीद पैसा लगाएं, सैकड़ों की तादाद में बसें तमाम लाहौर से सवारियां इकट्ठी करके इस रूट पे क्यों लेके आए, जबकि अगर किसी को इधर ट्रेवल ही नहीं करना। और ये इसलिए भी प्रैक्टिकल नहीं थी, जो हम 12 कहते थे कि सिर्फ ये एक स्पेसिफिक को कवर करती है। अब बात अगर थोड़ा सा मुझे 2 फिक्रे बोलने दें, कंपैरिजन करें जिसको इंतहाई ये क्रिटिसाइज करते हैं बीआरटी के अंदर 1,70,000 पर डे सवारियां सफर कर रही हैं, पूरे पेशावर को कवर करती है, हालांकि वो पूरी फंक्शनल नहीं है। इशू आए बसेस के, क्योंकि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बसें चलने जा रही थी, उनमें जो फायर के लगने के मुसर्रत साहिबा उधर तो तनख्वाहों के और मुख्तलिफ मसाइल हैं। हम इस रूट की बात कर रहे हैं, हमें ज़रा ये समझाएं क्योंकि हम जब लाहौर में सफ़र करते हैं, रूट अगर इसकी बात कर ली जाए तो यहाँ पर इतना रश आपको मिलता है पूरे रूट के ऊपर, लेकिन आपको इस पे सवारी नहीं मिल रही। मैंने खुद जाके देखा है कि 50% से ज़ायद, जिस तरह आप कह रही हैं, पिकनिक मनाने के लिए लोग आते हैं। ऐसा है क्यों यहाँ पर, और क्या इसको हम ऐसे ही चलाएंगे? हुकूमत के पास क्या प्लान है, क्या किया जाएगा? हमजा देखें, अभी तो सीएम साहब ने और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इनसे दोबारा ये जो अथॉरिटी है मैस ट्रांजिट की, कि भाई हमें बताएं कि अब इससे अब जो उससे भी ज्यादा मज़ाक़ खेज सिचुएशन है वो ये है कि अभी की जो ये ऑप्शन लेके आ रहे हैं वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। कि आप कैसे पॉसिबल है कि आप सारे रिक्शे बंद कर दें, कैसे पॉसिबल है कि आप सारी लोकल सवारियां बंद कर दें, फिर मजीद इन्वेस्टमेंट करें, मजीद बसें 250 से ज्यादा स्पीडो बसें डालें कि जी सवारियां इकट्ठी करके आप ऑरेंज ट्रेन के लिए लेके आए। फिर भी अब मैंने तो अर्ज किया कि आइडियल सिचुएशन जो इनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी, अगर उसके मुताबिक सवारियां आती 2.5 लाख 2,60,000 तो फिर 12 अरब का खसारा फिर भी था। अब आ रही है 50 से 60,000, जिसमें 50% अगर आप फंड ट्रिप वाले निकाल दो जो कि खत्म हो जाएंगे। मेरे बच्चे भी सैर करके आए हैं, बीमार सारा स्टाफ लेके गए थे वो तो दैट इज फॉर समथिंग, एक न्यू चीज है। डिफेंस की बच्चे आए होते हैं, अपनी गाड़ियां नीचे पार्क कर, तो कितनी देर कर लेंगे, एक दफा जाएंगे? मुसर्रत साहिबा ये कर रहे हैं, हम ये करने जा रहे हैं कि हम इसके ऊपर देखें। एक तो हम जिन्होंने ये मनसूबा बनाया था, जिन्होंने ये पेपर के अंदर एक आइडियल सिचुएशन क्रिएट की, एक तो उनसे मांग रहे हैं, दूसरा हम देखें गरीब आवाम हमारे 11 करोड़ का सूबा है, हम ऐसे तो इसको नहीं चलने देंगे, ये ऐसे तो नहीं चल सकता। इसके ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शन के ऊपर गवर्नमेंट गौर कर रही है, लेकिन ऑप्शन हम वही ऑप्ट करेंगे जो गरीब दोस्त होंगी। बिल्कुल ठीक है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थी, सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रही थी। और फरा बातें वैसे ना दुरुस्त हैं। मैंने जब पहले दिन भी, हम पूरी टीम वहाँ पर थे, हम यही बात कर रहे थे कि शायद ये मनसूबा कामयाब नहीं हो सकेगा। और लोग वहाँ पर 2 क्वेश्चन कर रहे थे कि जी के मेट्रो बस जो लाहौर की है, वहाँ पर आपको खड़े होकर सफ़र करना पड़ता है, इतना ज़्यादा रश होता है। अगर ये पिछली हुकूमत के दौर में शुरू हो जाता तो शायद ये भी बहुत कामयाब हो जाता। लोगों के दिमाग में सवालात हैं, लेकिन जो मुसर्रत साहिबा कह रही है वो पहले दिन मुझे भी लग रहा था कि ऐसा मैस ट्रांजिट की हमेशा कनेक्टिविटी बहुत अहम होती है। हमजा, अगर आपने अपनी गाड़ी पे जाकर किसी एक स्टेशन पे जाके उस पर उतरना है तो वो फिर आम आदमी के फ़ायदे और उसके इस्तेमाल की चीज़ नहीं रह जाएगी। लेकिन जैसे कि हम बारहा कह रहे हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी, जिसमें कि लाहौर जो है मुसलसल आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में नंबर 1 है, इस मसले को भी तो किसी ने देखना है ना, उसका भी तो कोई हल निकालना, कभी ना कभी ये करना ही पड़ेगा। उसका हल इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अलावा और कुछ है नहीं कि आप रोड के ऊपर जो है कम करें, आला मेयार का फ्यूल लेकर आएँ और मैस ट्रांजिट के मंसूबे जो है वो लेकर आए, दरख्त लगाएं ताकि इन मसाइल खत्म। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर आपसे मुलाकात। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और आज लाहौर के रहने वाले जो है वो बड़े खुश हैं, इसलिए कि जिंदा दिलान के शहर लाहौर में ही नहीं है। क्या खुश हैं, चले खैर, लेकिन हम पूरे पाकिस्तानी आज बहुत खुश हैं। हाँ, लेकिन जिंदा दिलान के शहर लाहौर में क्रिकेट के बाहर है ना, छक्के चौके, तो ये कैसे हो सकता है कि लाहौर के रहने वाले खुश ना हो। और विकेटें उड़ना और मैच देखना जो है वो ख्वाब कम लोगों का पूरा होगा, मगर उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये सोचा जा सकता है कि चले कल में, परसों में, तरसों में आप भी जा सकेंगे और देख सकेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच आज क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। और क्या पाकिस्तान ये जीतेगा नहीं जीतेगा? इरफान हमारे साथ मौजूद है, हमारा टीम कम्बिनेशन कैसा है, इरफान से बात करेंगे। इरफान अस्सलाम वालेकुम। क्या आप इरफान,
ओपनिंग क्या है हमारे पास? बाबर आजम के अलावा दूसरी ऑप्शन है कि हमने तो रखा ही कोई नहीं। मोहम्मद रिजवान सरफराज तो नहीं ओपन कर जाएंगे आज? नहीं, सरफराज को शायद ये चांस ही ना दें। अच्छा, मोहम्मद रिजवान करेंगे क्योंकि अब इन्होंने जो कॉम्बिनेशन बनाया है, जो इन्होंने पहले न्यूजीलैंड में आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे पास जो बाबर भी नहीं है, और आपने देखा कि जो हमारे फ़खर जमान जो मेन प्लेयर थे, इन्होंने कहा था कि उसकी वजह से हमारा कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब हो गया और फ़खर हमारा सबसे मेन प्लेयर था। अब हमने देखा कि नेक्स्ट सीरीज में फ़खर को रखा ही नहीं, और अभी ये रिजवान के साथ ही जाएंगे। और रिजवान ने जैसे आल्दो के लास्ट मैच में बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर दिया था, 89 किया था न्यूजीलैंड में, तो मोस्ट लाइकली रिजवान के साथ बाबर होंगे। उसकी टेस्ट रैंकिंग भी तो कितनी इंप्रूव हुई है ना। हाँ, वो मतलब आईसीसी की जो टेस्ट रैंकिंग आई है बैटिंग की, उसमें 16th पोजीशन पे, जो कि उनका जी बिल्कुल, उन्होंने जो सेकंड टेस्ट के अंदर जो इनिंग्स खेली है दैट वाज एब्सोल्युटली रिमार्केबल, बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, क्योंकि जो सिचुएशन बन चुकी थी, जिस तरह टेल के साथ नंबर 6 पे आके सेंचुरी करना, वो बहुत जबरदस्त है। फिर हमारे पास हैदर अली ही आ रहे हैं वन डाउन, और फिर आसिफ, खुशदिल और इफ्तिखार, क्या यही हमारा मिडिल ऑर्डर है? और सब मोस्ट लाइकली यही होगा, लेकिन मेरा ख्याल है हुसैन तलत के साथ भी जाएंगे। उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ। इसमें एक चीज़ इन्होंने सिलेक्शन में, बाकी ओवरऑल ठीक है सिलेक्शन, आपने यंगस्टर को चांस दिया, लेकिन ज्यादती की शोएब मकसूद के साथ। जब आपने देखा मोहम्मद हफीज़ नहीं है, तो आपको एक ऐसा सीनियर बैट्समैन चाहिए था जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो, हिटर, और वो वाहिद आपका डोमेस्टिक के अंदर प्लेयर है जो 150 के ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। उसने तमाम T20 और अगर ODI की उसकी स्ट्राइक रेट देखें तो 167 है, और वो नंबर 2 और नंबर 3 पे भी उसने सीजन एंड किया है। और वाइट बॉल के अंदर इससे अच्छा आपके पास अभी डोमेस्टिक में कोई प्लेयर नहीं था। बिल्कुल ठीक। तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि अगर आपकी अपॉर्चुनिटी हफीज़ की एब्सेंस के अंदर आप इंडक्ट कर सकते हैं। ये बता दें कि T20 सीरीज में हम उतने ही लकी रहेंगे जितना हम टेस्ट में थे, और दूसरा कज़ाफी स्टेडियम लाहौर भी उतना ही रास आएगा जितना पिंडी का और कराची का स्टेडियम। एज पर सिनेरियो और एज पर अभी करंट जो टेस्ट सीरीज हुई है, उस पर तो हम फोर्स ही यही कर सकते हैं कि पाकिस्तान इजीली थ्रू कर जाएगा, बट यू नेवर नो, बिकॉज हम बड़ी अच्छी पोजीशन में थे। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब सरफराज की लास्ट सीरीज थी, तो श्रीलंका की बिल्कुल न्यू टीम आई थी और 3-0 करके हमें चले गए थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं होना चाहिए, ना रिलैक्स करना चाहिए लड़कों को, और अपनी जो प्रॉपर क्रिकेट है उसको खेलें, और पूरे वो प्रेशर के साथ लेने के बजाय पूरे थ्रोटल के साथ जाए, क्योंकि ये बड़ा शॉर्टर फॉर्मेट है। एक इनिंग्स, एक स्पेल आपकी गेम को किसी टाइम भी चेंज कर देता है, और ये ओबियसली ये अभी भी प्रेशर इन मैनेजमेंट के ऊपर से नहीं गया। अच्छा, क्योंकि वो तो कह रहे हैं चला गया। नहीं, वो कहने से नहीं आता। हाँ, they are very happy। वो कह रहे हैं क्रिकेट कमेटी सिर्फ जो है वो बुरी परफॉर्मेंस पे बुलाते हैं, अच्छी पे भी तो बुलाए ना। हाँ, नहीं, अभी ये 3 जो T20 के मैचेस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही इनकी रहने के या ना रहने के सारा डिसीजन उसी पे जाता है। अच्छा, हम क्या करने जा रहे हैं नीचे? उस्मान कादिर तो आज कंफर्म खेल रहे होंगे, शादाब मौजूद नहीं है, उस्मान कादिर की जगह बन गई है, हारिस रऊफ की जगह बन रही है, ऑब्वियसली हसन अली आएंगे वापस आज टीम में। बिल्कुल, हसन अली भी होंगे, शहीन शाह अफरीदी भी होंगे, और हर कॉम्बिनेशन तो समहाउ रखेगा। स्पिनर आप इन्हीं के साथ जाएंगे, एक के साथ जाएंगे। लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि हमारे पास मोहम्मद हफीज भी नहीं है कि कोई दूसरा एंड से हम बॉल कर सकें किसी स्पिनर को। दूसरा स्पिनर कौन? हुसैन तलत क्या बॉलिंग करते हैं? हुसैन तले तो मीडियम पेस बॉलर है ना, वो तो ऑलराउंडर है, लेकिन स्पिनर इसके अलावा कोई ऐसा आपके पास है नहीं। दूसरा वो दादू से जो है हमारे पास लेग स्पिनर, उनको भी इंडक्ट किया गया, बट 2 लेग स्पिनर को डालना मेरा ख्याल है मुश्किल होगा। अच्छा, नवाज की जगह बनती है बॉलिंग की वजह से? हाँ, बिल्कुल बन सकती है उनकी भी, लेकिन देखना पड़ेगा विकेट की कंडीशन क्या है, क्योंकि इवनिंग में मैच हो रहा है, तो देखना पड़ेगा कि क्या वो किस तरह की विकेट बिहेव करती है। अच्छा, वकार यूनुस भी बड़े खुश है ना हसन अली के परफॉर्मेंस पे, वो कह रहे हैं क्रेडिट भी पूरा ले रहे हैं एज द बॉलिंग कोच के। हाँ, मेरी भी इंजरी हुई थी 92 में, तो मैं आई कैन रिलेट वगैरह वगैरह सारा कुछ। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट और बड़ी एक अजीब सी सिनेरियो बन जाता है कि जब बुरी परफॉर्मेंस होती है तो आप ऑन नहीं करते, और जब कोई कर जाता है तो उस सारा क्रेडिट लेने को सब तैयार हो जाते हैं। मैं वकार यूनुस को तब मानता एज ए बॉलिंग कोच जब वो आपको नए 3-4 लड़के प्रिपेयर करके देते। हसन अली को इन्होंने प्रिपेयर नहीं किया, वो ऑलरेडी आपका प्रिपेयर था, चैंपियन ट्रॉफी आपको जिताई थी। डोमेस्टिक खेल क्या है? डोमेस्टिक में आपका क्या किरदार था? डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस के बाद इंडक्ट हुए हैं, ये नहीं कि हसन अली को इन्होंने लिया। और हसन अली के साथ तो जितनी ज्यादती की गई कि उनको गलत वो एक्सरसाइज करवा के और वो सारा उनकी इंजरी को प्रलॉन्ग करवा दिया। अच्छा, ये T20 में भी मतलब हसन अली से हम एक्सपेक्ट करें कि उसी तरह से वो मिरेकुलस, इसमें तो बैटिंग भी कर सकते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हसन अली को बैठाना समझ नहीं आता, क्योंकि वो काफी अच्छे हार्ड हिटर हैं। और आपने स्पिनर की बात की थी, जाहिद महमूद, जिसमें दादू की बात कर रहा था कि उसने डोमेस्टिक में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, बट सेंस नहीं बनती कि दोनों ही लेग स्पिनर आप डाले जाएं। तो मेरा ख्याल है कि शायद किसी एक स्पिनर के साथ ही जाएंगे। अच्छा, आखिरी चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, T10 लीग में हमने देखा सुहेल अख्तर ने कमाल कर दिया, ऐसी बैटिंग, आपको लग रहा है कि ये कोई सीरियसली इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का हिटर है जो छक्के मार रहा है। लाहौर कलंदर्स के वो कप्तान है,
सुहेल अख्तर का कमबैक, उनकी फिटनेस आप देखें वो कितने स्लिम हो गए हैं, कैसी लगी आपको बैटिंग? नहीं, बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त खेले। मेरी आकिब साहब से भी और फिर उनके लाहौर कलंदर के ऑनर से भी बात हुई, उन्होंने कहा जी हमने ये डोमेस्टिक से लड़का उठाया, इसको प्रिपेयर किया, सिर्फ मुझे उनकी एक चीज़ लैक करी कि वो एज ए कैप्टन कई जगहों पे थोड़ा सा वो स्टक कर जाते थे। जैसे फाइनल आया तो फाइनल का प्रेशर नहीं वो गेन कर पाए। जैसे स्कोर चले ओबियसली टीम से हुआ, बाबर आपको पता होगा फाइनल में बड़ा अच्छा खेल रहा था, आपने फील्डर दूर रखे हुए थे सर्कल से, आपको प्रेशर बिल्ड करना था, उनकी विकेट लेनी थी, तो वो प्रेशर के अंदर आपको ओबियसली एक कैप्टन के लिहाज से आपको सीखना पड़ेगा। इरफान, पीएसएल भी शुरू होने वाला है, डेविड मिलर वापस चले जाएंगे फिर? हाँ, लेकिन वो जी वो कह रहे हैं कि मेरा उस सीजन के बाद जो उनका डोमेस्टिक चल रहा है उसके बाद वो ज्वाइन करेंगे। जीत रहे हैं, हार रहे हैं, रेशियो बता दें आपको किसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं? पाकिस्तान ओबियसली फेवरेट है। पाकिस्तान फेवरेट है क्योंकि साउथ अफ्रीका की जो टीम है उसमें नए खिलाड़ी भी शामिल हैं, यंगस्टर्स उसमें भी मौजूद है, पाकिस्तान की टीम में भी यंगस्टर्स हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जीतेगा। बहुत शुक्रिया इरफान, आप आए, मैच के ऊपर बात की, और इंशाल्लाह हम जब जीतेंगे तो कल फिर मैच के ऊपर बात करेंगे, और हारेंगे भी तो करेंगे, और हम क्या कर सकते हैं। हाँ, जीतेंगे तो खुशी खुशी करेंगे, हारेंगे तो फिर हम जरा रोते हुए करेंगे। लेकिन आप बात कर लें अब कुछ पंजाब की खूबसूरती की, चनियोटी फर्नीचर हो, चनियोटी कुन्ना हो, या फिर आप चनियोट के शहर की खूबसूरती की बात करें, ये तमाम चीज़ें अपना सानी नहीं रखती। दरिया चनाब के किनारे जाकर आपने मछली खानी हो या फिर वहाँ पर आपने सैर करनी हो, ये खूबसूरत मनाजिर जो हैं ये बहुत कम लोगों ने देखे हैं, और वजह ये है कि पंजाब का खूबसूरत शहर चनियोट जो है ये हमेशा नज़रअंदाज होता रहा है। और ये जो पॉइंट है इसकी आप बात करें, हर दौरे हुकूमत में इसे नज़रअंदाज किया गया है, सयाहत पर कोई काम नहीं किया गया। कैसा पॉइंट है वहाँ पर, कैसे लोग जा सकते हैं, और क्या चीज़ें जिनको बेहतर बन सकता है? कलीमुल्लाह बलोच से जानते हैं। जी कलीमुल्लाह, बताइएगा। जी हमज़ा और फराज, चनियोट ना सिर्फ फर्नीचर के हवाले से अपनी एक पहचान रखता है बल्कि खूबसूरती में भी अपना सानी नहीं रखता। पंजाब के वस्त में वाक़ ये छोटा सा जो शहर है ये अपनी मिसाल आप है खूबसूरती में, चूँकि दरियाए चनाब जो है वो पहाड़ियों के संगम में वाक़ है, और यहाँ पे खूबसूरत लहलाते खेत, सरसब्ज़ शादाब वादियाँ, और साथ ही साथ 145 साल पुराना तारीखी रेलवे पुल जो कि अंग्रेज़ दौर में बनाया गया था आज भी अपनी असली हालत में कायम है। और दूर दराज शहरों से जो शहरी हैं वो यहाँ पे आते हैं, इन खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पे कश्ती रानी की जो है वो भी उससे महजूज़ होते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आज तक इस छोटे से शहर की इस खूबसूरती को प्रमोट नहीं किया जा सका, किसी भी हुकूमत की जानिब से कोई भी यहाँ पे मनसूबे कायम नहीं किए गए सैर व सियाहत के हवाले से। तो यहाँ के जो मुकामी शहरी हैं उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि इस शहर पर भी फोकस किया जाए, यहाँ पर सैर व सियाहत के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के मनसूबे कायम किए जाएँ, होटल्स बनाए जाएँ, और दीगर सैर व सियाहत के हवाले से जो यहाँ पे बहुत सारा काम होने वाला है उस पर काम किया जाए, ताकि ना सिर्फ यहाँ पे सराउंडिंग में जो शहर हैं वहाँ से शहरी आएँ बल्कि पूरे पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से शहरी यहाँ पर आकर इन खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ और महजूज़ हों, और ज़र मुबादला कमाने का भी बेहतरीन ज़रिया ये छोटा सा शहर और ये छोटा सा पॉइंट बन सकता है। जी कलीमुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, जो जितनी भी हुकूमतें हैं वो तवज्जो नहीं दे रही होती। हाँ, सो ये खूबसूरत पंजाब का इलाका है चनियोट जिसे कहते हैं, सो आपको मौका मिले तो ज़रूर जाइए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब जी कुछ म्यूज़िक की बात कर लेते हैं ना, कि एक म्यूज़िक इंडस्ट्री के एक उभरते हुए सितारे ज़िशान अली से हम आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। ज़िशान को आप सब जानते हैं, नेस्कैफ़े बेसमेंट में इन्होंने आग लगा दी थी, बेहतरीन गाना जो है सामने आया था इनका। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। अच्छा, आप क्लासिकल सीखे हुए हैं, लगता है कि जी कि क्लासिकल तो आप बहुत बेहतरीन गाते हैं, तो फिर ये गिटार वगैरह इस तरफ बाद में आए थे या शुरू इधर से किया था? क्लासिकल म्यूज़िक अभी भी मैं सीख रहा हूँ, और कोई तकरीबन 14 साल मुझे हो गए सीखते हुए। कहाँ से सीख? मुख्तलिफ़ उस्ताद से मैंने तालीम ली। अभी जिनसे मैं सीख रहा हूँ उस्ताद बदरुज़्ज़मान साहब हैं वो, और बड़ा उन्होंने काम किया है, म्यूज़िक को उन्होंने पेपर पर उतारा है, जो कि बहुत बड़ा एक क्रेडिट है। तो खैर, इंस्ट्रूमेंट का जहाँ तक सवाल है, तो इंस्ट्रूमेंट तो कोई भी हो, ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन म्यूज़िकल नोट्स जो हैं वो तो हर इंस्ट्रूमेंट पे सेम है। तो आप क्लासिकल बजाते हैं, गाते हैं, या आप लाइट म्यूज़िक करते हैं, या आप वेस्टर्न करते हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट पे आप जो बजाएंगे वही बजेगा। यानी गिटार पे भी क्लासिकल बज सकता है, हारमोनियम पर भी वेस्टर्न बज सकता है,
तबले पर भी वेस्टर्न ग्रूव्स बीट्स रखी जा सकती है। नहीं है ना हारमोनियम, समझा जाता है कि यार अगर आपके पास गिटार है तो लोग आपको ज़रा यंग जनरेशन ज़रा जल्दी सुन लेगी। हाँ ये है, क्योंकि गिटार जो है वो उसको एक्सेप्ट अच्छे से कर लिया, ज़रा हमारे मामलात इस तरह के हो गए। अच्छी लगती है आपको ये बातें कि हमारे जो साज है वो ज़रा पीछे रह गए हैं, मगरबी साज ज़रा ज़्यादा? नहीं, हमारे साज पीछे नहीं रहे, मेरा नहीं ऐसा ख्याल। मेरा पर्सनली ये सोचना है कि मेरी मुलाकातें रहती हैं मुख्तलिफ़ लोगों से जो बाहर से भी परफॉर्म करने आते हैं, मुझे भी इत्तेफाक रहा बाहर जाने का, तो वो लोग हमारे इंस्ट्रूमेंट को इसी तरह इज़्ज़त और कदर देते हैं जिस तरह हम उनके वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स को देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये अपनी अपनी चॉइस है, अगर कोई गिटार के साथ करना चाहता है तो ठीक है। हम भी मतलब बातें कम और मौसीकी ज़्यादा की तरफ बिल्कुल ज़रूर। तो क्या सुनाएंगे पहले? नासिर काज़मी साहब की गज़ल है और गुलाम अली साहब ने गा रखी है ये, और मेरी फेवरेट है, तो मैं उसके ही दो बोल आपको सुना देता हूँ। हर दिल में नए दर्द से है याद किसी की हो, मिलती नहीं फरियाद से फरियाद किसी की, दिल में एक लहर सी उठी है भी, कोई ताज़ा हवा चली है भी, दिल में एक लहर सी उठी है भी, शोर बरपा है खानाए दिल में, शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है भी, कोई ताज़ा हवा चली है भी, दिल में एक लहर सी उठी है। बहुत खूब, बड़ा अनयूजुअल है किसी यंगस्टर के लिए गज़ल को इतने खूबसूरत अंदाज में, इतने आराम से, इतने रचाओं के साथ उसको जो है वो निभाना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो निशान अपने बारे में बताइएगा, देखने में तो आप ये बहुत एक जिसे कहना चाहिए ना एवरीडे बॉय लगते हैं, वो जो एक सिंगर्स का एक होती है ना लुक के ज़रा जीन्स फटी हुई हो तो थोड़ा सा बाल बड़े हुए हो, तो वो स्टाइल नहीं है। वो भी होता है, वो भी कभी कभी होता है, लेकिन बस आज ऐसा है, कभी कभी वैसा भी होता है। तो बस इसी तरह है कि क्योंकि मैं ऐसी जनरेशन से हूँ जिसमें अभी मामला थोड़े इस तरह के हो रहे हैं कि वो हुलिये पे ज़्यादा तवज्जो है, म्यूज़िक की तरफ थोड़ी सी कम है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है, मैं ब्लेम नहीं कर रहा उनको जो इस तरह करते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे ज़रा पोइटिक बेस्ड जो कंटेंट है वो पसंद है, और जिसमें शायरी अच्छी हो और उसकी धुन अच्छी बनी हुई हो। उसका शायद उसकी वजह ये भी है कि मैं जो म्यूज़िक सीखा हूँ तो वो बेसिक सारी मुझे पता है, तो इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि इन चीज़ों से ज़्यादा खूबसूरत चीज़ें अब बन नहीं सकती। अच्छा काम जो है वो हो चुका है सारा। दुनिया को हाल ही नहीं हुलिया भी चाहिए, तो ये वो वाला मामला है। अब दूसरी साइड जो है ना, जिस तरह से फराज जिक्र कर रही है, उस साइड से हमें कुछ सुनाए। उस साइड से क्या सुनाऊं? उस साइड से मैं सुनाने को तो सुना सकता हूं, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा कंटेंट याद नहीं है। अच्छा। क्योंकि मेरे पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो हमेशा रहता है गज़ल के हवाले से, या कोई सूफ़ी ऐसा हमारा जो कल्चरल हमारे यहाँ का जो म्यूज़िक है। तो पुरानी रूह हैं आप। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। नेस्कैफे बेसमेंट से आप ऐसे स्टार बन के सामने आए, वो सुना दें। बिल्कुल ठीक है, मैं वो सुना मेरा फेवरेट है। बिल्कुल ठीक है। ये जी नुसरत फ़तेह अली खान साहब का ओरिजिनली ट्रैक था, और नेस्कैफे बेसमेंट सीज़न 4 में इसको मैंने रीमेक किया था। तेरे कदमां च रख दे आसां,
तेरे कदमां च रख दियां सावां नहीं तेरे जिहा होर दिसदा किवें मुखड़े तो नजरां हटावां किवें मुखड़े तो नजरां हटावां नहीं तेरे जिहा होर दिसदा दिल करदा मैं तैनू वेखी जावां दिल करदा मैं तैनू वेखी जावां नहीं तेरे जिहा होर दिसदा तेरियां उड़ीकां विच जिंद मुक चलीए वेख लै नी माणी तेरे बिना मर चलीए वेख लै नी माणी तेरे बिना मर चली तू जे आवें ते मैं सीने नाल लावां तू जे आवें ते मैं सीने नाल लावां नहीं तेरे जिहा होर दिसदा नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। ज़ीशान वाह वाह वाह, क्या बात करें हम इसके ऊपर, कितना मज़ा आ रहा है आपको सुनने का। और ज़ीशान कुछ नौजवान ये शिकवा करते हैं जिसका हम उनसे सुन के बार बार जिक्र करते हैं, मीडिया वाले खुसूसी तौर पे एंकर्स जब बात कर रहे होते हैं कि जी हम तो सीखे हुए हैं, हमें लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, देखे फ़लानों को एक्सेप्ट कर लिया। आपने बड़ा हसीन इम्तजाज रखा दोनों चीज़ों का, आप क्या नौजवानों को मशवरा देंगे कि आपको क्या करना चाहिए? मेरा ऐसा ख्याल है कि जैसे मैंने क्लासिकल सीखा और मैं इसके अलावा कुछ करना भी नहीं चाहूँगा। अगर मैं कुछ मॉडर्न भी करूँगा तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि वो जो बेसिक्स हैं, जैसे बड़ी बेसिक चीज़ है कि आपको सुर में होना चाहिए, बड़ी बेसिक चीज़ है कि आपको लय में होना चाहिए। तो जो हजरात ये गिला करते हैं उनको ज़रूरत है थोड़ा दौर के हिसाब से चीज़ों को इस्तेमाल करना आना चाहिए उनको। जैसे जो आपके क्लासिकल राग हैं या स्केल्स हैं वो बदल नहीं सकते, वो आज से 1000 साल पहले भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं, बस आज उनका इस्तेमाल थोड़ा कम किया जाता है। हर गाना सुर में होता है, हर गाना लय में होता है, बस उसका इस्तेमाल थोड़ा कम। पहले बहुत ज़्यादा सुर इस्तेमाल किए जाते थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती थी, बहुत ज़्यादा नोट्स यूज़ किए जाते थे, अब ज़रा कम किए जाते हैं लेकिन सुर में होते हैं। तो बहुत सारे मॉडर्न गाने क्लासिकल नहीं हैं लेकिन खूबसूरत हैं। बिल्कुल ज़ीशान, हमारे पास ना 2 मिनट है, मेहदी हसन खान साहब के 2 अशार अगर आप हमें सुना सकें। ज़रूर सुना देता हूँ, 2 मिनट है हमारे पास। बिल्कुल ठीक है। रंजिशी सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशी सही। ऐसे तो सभी ने मुझे बदनाम किया है, ऐसे तो सभी ने मुझे बदनाम किया है। तू भी कोई इल्जाम लगाने के लिए रंजिशी सही। क्या बात है, क्या बात है। हर गाने के बाद मेरा दिल नहीं करता कि वो गाना रुके। मैं ये काश थोड़ा और टाइम है, लेकिन टाइम नहीं है। सो ब्रीफली, आप कहाँ से हैं ज़ीशान? मैं लाहौर से हूँ। लाहौर से। तो कराची क्यों चले गए? कराची बस मुझे शौक़ है ज़रा सफ़र करते रहने का, कभी कहीं कभी कहीं, तो बस कराची चले गए, वापस आ जाएंगे जब दिल करेगा या कहीं और चले जाएंगे। अच्छा, तो कोई इंडस्ट्री के अंदर चांस मिल रहे हैं नौजवानों को? बिल्कुल, चांस आपको बनाना ही पड़ता है। हर दौर में, हर इंडस्ट्री में चांस आपको अपना बनाना पड़ता है, कोई चांस नहीं देता।
कोई इंडस्ट्री नहीं है हमारे यहाँ। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है, हर बंदा इंडिविजुअली काम कर रहा है और आपको उससे काम लेने के लिए मेहनत करनी है। लॉबिंग एंड ग्रुपिंग, हाँ वो सब चलता है। बिल्कुल, थैंक यू ज़ीशान, आप आए और इतने खूबसूरत आपने नगमे हमें सुनाए। अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे और इस तरह के टैलेंट को जो है हम आपके सामने लाते हैं और आप लोग भी प्रमोट कीजिए। सो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ गुड डे।